हाँ जी, मैं हूं हरीश और मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूं सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेस। और आज जो टॉपिक हम लोग कवर अप कर रहे हैं ये आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस पूरे चैप्टर में 6 सेक्शंस हैं, लेकिन मैं आज इस रिवीजन वीडियो में आईटीसी के पार्ट 1 में मैं तुम्हारे साथ 5 सेक्शंस कवर कर रहा हूं, जैसा अब तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है। सेक्शन 16 के बाद सेक्शन 18, 19, 20, 21 इस फ्लो में जाएंगे। बीच में जो एक सेक्शन 17 बचा हुआ है और उसके साथ में रूल 42 एंड 43 आएगा। ये तीनों इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसको मैं पार्ट 2 में कवर कर लूंगा। सो इसको पहले इसलिए बता दिया सो दैट यू नो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब एक नेक्स्ट एक सवा घंटे के रिवीजन वीडियो में आप क्या कवर करोगे। आप ये 5 सेक्शंस कवर करोगे आईटीसी के। बाकी जो बैलेंस पोर्शन है आईटीसी का ये मैं दूसरे रिवीजन वीडियो में ले लूंगा। सो इफ यू प्लान और तुमको पता है कि अब यही चीज तुमको रिवाइज करनी है विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग दिस चैप्टर आईटीसी। पहली बात पहला है यहाँ पे सेक्शन 16 और इसमें है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी। सेक्शन 16(1) ने बताई दो एलिजिबिलिटीज फॉर टेकिंग आईटीसी। पहली बात तो ये कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और दूसरी एलिजिबिलिटी है कि आईटीसी इज अवेलेबल ऑन दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये दो एलिजिबिलिटीज है सेक्शन 16(1) की। उसके बाद 16(2) है। 16(2) ने बोला भाई सबसे पहली बात तो तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है 16(2) ओवरराइड्स सेक्शन 16। तो 16 के बाकी जो प्रोविजंस है ना, 16(2) उनसे बड़ा है, वो ओवरराइड करता है, उसके पास जो पावर है वो ज्यादा है। आप बाकी के प्रोविजंस कंप्लाई करो, लेकिन आपको आईटीसी तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप 16(2) कंप्लाई नहीं करते। अब 16(2) में 5 कंडीशन है और अगर पांचों की 5 कंडीशंस कंप्लाई करोगे तब रिवीजन तब आपको यहाँ पे आईटीसी मिलेगा। तो इसलिए आप यहाँ पे पांचों कंडीशंस पे ध्यान देना। अब इसमें एक बात ये है कि पहले 4 ही यहाँ पे कंडीशंस थी, इस बार एक अमेंडमेंट आई है और ये 5वां तुम्हारा अमेंडमेंट होके एक क्लॉज यहाँ पे एक कंडीशन ऐड हो गई है। तो ये पांचों कंडीशंस देखते हैं एक बार, वो अमेंडमेंट भी देख लो। ये ऐसी अमेंडमेंट है, इतनी बड़ी दिख रही है लेकिन एकदम छोटी सी है, यहाँ पे फटाफट से कवर कर लेंगे। ये नया क्लॉज इंसर्ट हुआ है। लाइन बाय लाइन जाते हैं, पहले देखते हैं पहले प्रोविजन जो है सेक्शन 16(2) की पहली कंडीशन। पहली कंडीशन ये है कि जो भी रेसिपेंट है, 16(2)(a) ने ये कंडीशन बताई है कि जो भी रेसिपेंट है जो आईटीसी लेना चाह रहा है, ही मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ अ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। अब उसके अंदर पॉइंट ए है और पॉइंट ए में 6 टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स है। रूल 36 ने ये 6 टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स बताए, लेकिन 6 में से कोई भी एक होगा तो चलेगा, उसके बेसिस पे आईटीसी लिया जा सकता है, एनी वन डॉक्यूमेंट। पहला है इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर, दूसरा है इनवॉइस इशूड बाय द रेसिपिएंट। अगर आरसीएम वाला केस है, जहां पे सपोज 9394 वाला केस है जिसमें आरसीएम में रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है, एंड अगर वो आरसीएम वाला ट्रांजेक्शन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ में किया है, तो रेसिपिएंट को ही यहाँ पे इनवॉइस इशू करना पड़ता है। ये सेल्फ इनवॉइसिंग के केसेस होते हैं। इसमें जो भी इनवॉइस रेसिपिएंट इशू करता है, ये भी एक टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस इशूड बाय द रेसिपिएंट। तीसरा है बिल ऑफ एंट्री, जो कस्टम्स एक्ट में देखते हैं। चौथा है डेबिट नोट इशूड बाय द सप्लायर। पांचवा रिवाइज टैक्स इनवॉइस। और छठा है आईएसडी का डॉक्यूमेंट, इनवॉइस या फिर आईएसडी इनवॉइस या फिर आईएसडी डॉक्यूमेंट। ये 6 में से कोई भी डॉक्यूमेंट होगा तो चलेगा। सेक्शन 16(2)(a) की कंडीशन यहाँ पे कंप्लाई तो हो जाएगी, लेकिन नीचे पार्ट बी में बोला गया कि ये जो भी एक डॉक्यूमेंट है उसमें ये एटलीस्ट ये पांचों पर्टिकुलर्स होने चाहिए। ऐसे तो इस कोई भी डॉक्यूमेंट में रूल 46 के हिसाब से बहुत सारी पर्टिकुलर्स है, वो सब होना चाहिए, लेकिन अगर आईटीसी लेना है तो एटलीस्ट ये 5 पर्टिकुलर्स उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए, जो भी एक डॉक्यूमेंट आप ऊपर से देख रहे हो। ठीक है, 5 चीजों में से 2 तो मॉनिटरी अमाउंट है और 3 पर्टिकुलर्स हैं। एक तो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई का अमाउंट है और दूसरा अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज। ये दोनों अमाउंट होने चाहिए। और 3 पर्टिकुलर्स हैं, इसको मैं बोलता हूँ जीडीपी। ये है जीएसटीएन ऑफ द सप्लायर एज वेल एज ऑफ रेसिपिएंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और तीसरा है प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर इंटरस्टेट सप्लाई का ट्रांजेक्शन है तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी होना चाहिए। तो अगर इस पूरे सेक्शन 16(2)(a) की कंडीशन को मैं एक बार एक फ्लो में बता दूं तो 6 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होगा तो चलेगा, लेकिन उस एक डॉक्यूमेंट के अंदर ये पांचों पर्टिकुलर्स होने चाहिए। अगर ये कुछ है, ऐसा सब कुछ है, तो ये एक वैलिड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होगा और इसके बेसिस पे सेक्शन 16(2)(a) कंप्लाई हो जाएगा, आईटीसी लिया जा सकता है। ये पहली कंडीशन थी। उसके बाद दूसरी कंडीशन, ये नया क्लॉज इंसर्ट हुआ है, अब तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है सेक्शन 16(2)(a). ये डबल ए का नया क्लॉज इंसर्ट हुआ है, साथ में रूल 36(4) में एक अमेंडमेंट कर दी। अब इन्होंने ये बोला कि आपको एक रेसिपिएंट को आईटीसी सिर्फ उस चीज का मिलेगा जो उसके 2B में दिख रहा है। जितना अमाउंट उसके 2B में दिख रहा है उतना ही वो आईटीसी ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता है। और जितने इनवॉइसेस, अब इन्होंने क्लियर बताया कि जितने इनवॉइसेस सप्लायर इनवॉइस या डेबिट नोट सप्लायर अपने जीएसटीआर 1 में शो करेगा और वो चीजें जब इसके 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी तब वो उसका आईटीसी ले पाएगा। तो क्लियरली जितना 2B में दिख रहा है उतना ही, जितना 2B में दिख रहा है उतना ही 5% प्रोविजनल आईटीसी वाला यहाँ पे जो था पहले, जो बेनिफिट मिल रहा था, अब वो हट गया। इसको देखने के पहले तुम यहां से अगर एक तरीके से देखोगे तो तुमको ज्यादा फटाफट से समझ में आ जाएगा।
अब कोई रेसिपिएंट है, मान लो उसने 6 सप्लायर से कुछ गुड्स और सर्विसेज ली है, जिसमें से 2 ऐसे सप्लायर्स है निकम में, उन्होंने अपना जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया, लेकिन बाकी चारों ने कर दिया। बाकी चारों ने प्रॉपरली अपना जीएसटीआर 1 भी फाइल किया, सारे इनवॉइसेस शो किए, और वो इनवॉइसेस इसके रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2A या 2B में दिख रहे हैं। वो सपोज अमाउंट 3 लाख रुपीज है। तो ऐसे केस में अब ये पहले कैसे आईटीसी लेता था और अब कैसे आईटीसी मिलेगा इसको अमेंडमेंट के बाद, ये आप देख लो नीचे। आप देखना ऑरेंज वाला पार्ट जो है अर्लियर वाला चीज, वो देखो पहले। अर्लियर पहले क्या होता था, जितना भी इसके 2A 2B में दिख रहा है, यहाँ पे 3 लाख रुपीज दिख रहा है, वो तो लेता ही था, प्लस इसको 5% प्रोविजनल आईटीसी मिलता था। जो भी इसका एलिजिबल क्रेडिट है उसका 5% ये लेता था, दैट इज 3 लाख का 5%, 15,000 और मिल जाते थे, उसका टोटल आईटीसी होता था 3,15,000। लेकिन अब अगर आप इस साइड पे देखो तो ये है आफ्टर वाली सिचुएशन, अमेंडमेंट के बाद में। और अमेंडमेंट के बाद में उस बॉक्स में आपको 2 चीजें दिखती है। पहली बात तो ये आईटीसी सिर्फ उन चीजों का ले सकता है, दैट इनवॉइस और डेबिट नोट विच इज शोन इन 2B। 2B में जितना रिफ्लेक्ट हो रहा है वो उतना ही ले सकता है। मान लो अगर 3 लाख दिख रहा है तो 3 लाख ही लेगा, प्लस भाई प्लस वस कुछ नहीं है, अब नील है। जो भी उसको 5% प्रोविजनल आईटीसी पहले मिलता था वो पहले का केस था, अब अमेंडमेंट के बाद में ये नहीं मिलेगा और टोटल आईटीसी इसका होगा 3 लाख रुपीज। तो ये दोनों मेजर चीजेस है। अगर आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि 5% प्रोविजनल आईटीसी वाला वो केस उन्होंने हटा दिया, और दूसरा उन्होंने क्लियरली एक वर्ड वहां पे मेंशन किया है, रूल 36(4) में एकदम नीचे में जाके लिखा है कि 2B में जितना रिफ्लेक्ट हो रहा है उतना ही आईटीसी लिया जा सकता है। तो ये दोनों वर्ड्स पे ध्यान देना जो मैंने ग्रीन हाईलाइट किए, इनको मैंने क्लियरली नीचे और वर्ड्स में भी लिखा है कि नाउ 5% प्रोविजनल आईटीसी इज नॉट अलाउड एंड प्लस आईटीसी ऑफ ओनली दोज इनवॉइसेस और डेबिट नोट व्हिच इज कम्युनिकेटेड टू द रेसिपिएंट इन हिज जीएसटीआर 2B विल बी अलाउड। ठीक है, तो ये 2 इस बार की अमेंडमेंट है, इसको अच्छे से देखना। अब यहाँ पे आ जाओ और इसको वर्डिंग्स में देख लो। अगर आप 16(2)AA का क्लॉज का वर्डिंग देखोगे तो मैंने वहां पे अंडरलाइन करके रखा है, बॉक्स वॉक्स सब मार्क करके रखा है, उसको ही रीड कर लेते हैं। द डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट हैज बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर एंड इज कम्युनिकेटेड टू द रेसिपिएंट। तो जो इनवॉइसेस वो फर्निश करेगा और उसको कम्युनिकेट हो जाएगा रेसिपिएंट को, तब जाके आईटीसी ले सकता है। रूल 36(4) में भी नीचे रिक्वायर्ड चेंजेस कर दिए, और अब इन्होंने बोला no ITC shall be availed unless the details of credit note, details of invoice or debit note have been communicated, have been furnished by the supplier in his GSTR1 and is communicated to the recipient in his GSTR2B। तो ये प्रोविजंस हैं, इसमें 2 बातें हैं कि भाई 2B में जितना अमाउंट है वो ही मिलेगा, और 5% एडिशनल जो मिलता था आपको पहले जो प्रोविजनल आईटीसी वो नहीं मिलेगा। तो ये प्रोविजंस थे सेक्शन 16(2) क्लॉज AA के, जो नया क्लॉज इंसर्ट हुआ है, ये सेकंड कंडीशन थी। अब थर्ड कंडीशन यहाँ पे क्या बोलते हैं, थर्ड कंडीशन 16(2)B में लिखी है, बोला जो भी रेसिपिएंट आईटीसी लेना चाह रहा है ही मस्ट हैव रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज। तो जब उसको गुड्स और सर्विसेज रिसीव होंगे वो आईटीसी ले सकता है। लेकिन अगर बिल टू शिप टू मॉडल का केस है तो ऐसे केस में बिल मेरे नाम पे आ जाए, फॉर एग्जांपल सप्लायर ने बिल मुझे दे दिया लेकिन मेरे कहने पे गुड्स की शिपिंग किसी और के पास करवा दी, जब उस थर्ड पर्सन को गुड्स रिसीव होंगे मान लिया जाएगा मुझे गुड्स रिसीव होंगे। और अगर सर्विसेज का केस है, सर्विसेज में बिल टू शिप टू है, तो मुझे तो बिल आ जाएगा, लेकिन जब थर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी मान लिया जाएगा कि मुझे सर्विसेज रिसीव हो गई, और तब मैं आईटीसी ले सकता हूं। ये थर्ड कंडीशन थी सेक्शन 16(2)B की। इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन में यह बोला गया कि सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देना चाहिए, लेकिन आप एक बात समझो, जनरली मैं पॉइंट 4 की बात कर रहा हूं कि ये अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेगा और मुझे मेरे 2B में दिख जाएगा और मैं उस चीज का आईटीसी ले लूंगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि उसने अपना 3B फाइल करके गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है कि नहीं किया है, मुझे कैसे पता चलेगा? उसने 1 फाइल किया, मेरे 2B में आ गया। तो यहाँ पे सेक्शन 41 अलाउ करता है प्रोविजनल आईटीसी। जो रेसिपिएंट है वो प्रोविजनली फिलहाल एक आईटीसी ले सकता है, ये अज्यूम करके कि सप्लायर ने अपना रिटर्न या तो फाइल कर देगा या फिर वो कर दिया होगा या तो कर देगा, अब प्रोविजनली ले ले। फ्यूचर में अगर जाके पता चले कि उसने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया तो जो भी है आईटीसी को रिटर्न देना होगा। ये पॉइंट 4 था। उसके बाद फिफ्थ कंडीशन ये बोलती है कि जो रेसिपिएंट है उसने अपना रिटर्न फाइल कर देना चाहिए अंडर सेक्शन 39। तो जब रेसिपिएंट अपना रिटर्न फाइल करेगा वो आईटीसी ले सकता है। तो इन टोटलिटी ये 5 कंडीशंस थी जो मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस की। मैं इसको वापस बता देता हूं। पहले तो ये कि रेसिपिएंट जो है ही मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ अ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। दूसरी कंडीशन जो इस बार की नई अमेंडमेंट है कि भाई जितना आपको 2B में दिख रहा है उतना ही आप लोगे, 5% एडिशनल वाला आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। थर्ड इज रेसिपिएंट मस्ट हैव रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज। फोर्थ इज सप्लायर में गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देना चाहिए। एंड फिफ्थ इज अगेन रेसिपिएंट मस्ट फाइल हिज रिटर्न अंडर सेक्शन 39। जब ये पांचों कंडीशंस कंप्लाई होंगी तो आप सेक्शन 16 के हिसाब से आप आईटीसी ले सकते हो, 16(2) के हिसाब से आपका आईटीसी ले सकते हो।
अब 16.2 का और एक है यहाँ पे पॉइंट है, ये 16.2 का फर्स्ट प्रोवाइजो बोलता है इन केस इफ द गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स देन इन सच केसेस आईटीसी can be availed only when the last lot or last installment is received। तो अगर 4 लॉट्स में गुड्स आने वाले हैं तो सप्लायर जब पहला लॉट निकालेगा अपने यहां से तब वो फुल वैल्यू का इनवॉइस जनरेट करके और उस इनवॉइस पे गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर देगा, लेकिन मुझे आईटीसी कब मिलेगा, जब मेरे पास लास्ट लॉट या लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोवाइजो था सेक्शन 16.2 का। उसके बाद धमाकेदार प्रोविजन आ रहा है, ये 16.2 का सेकंड प्रोवाइजो है। इस पे बहुत अच्छी पकड़ बना के रखना, इसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने सब कुछ यहाँ पे मार्क करके रखा है, एक भी गलती मत करना यहाँ पे। बहुत अच्छे, इसको बहुत अच्छे से मैंने ड्राफ्ट किया हुआ है। अब पहला जो फर्स्ट पैरा है इसका ये बोलता है सेक्शन 16.2 का फर्स्ट 16.2 का सेकंड प्रोवाइजो, ये बोलता है कि जो रेसिपेंट है ये एक बार के लिए आईटीसी ले भी लेगा, सारी कंडीशंस कंप्लाई करेगा, सब कुछ करके ये आईटीसी ले भी लेगा, लेकिन रेसिपेंट मस्ट पे टू द सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। गवर्नमेंट से आप आईटीसी ले लो, लेकिन सप्लायर का जो भी इनवॉइस अमाउंट है वो उसको 180 डेज में पे कर देना चाहिए, विद इन 180 डेज ऑफ द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अगर मैंने सप्लायर को पैसे नहीं दिए तो जो भी मैंने आईटीसी लिया हुआ ये मेरे को आईटीसी वापस देना पड़ेगा, मेरे को गवर्नमेंट को आईटीसी देना पड़ेगा अगर मैंने 180 डेज के अंदर इसको पैसे नहीं दिए। अब स्क्रीन पे ध्यान दो, स्क्रीन में देखो, ये 180 डेज में मुझे जो पैसे देने पड़ते हैं ये होता है अमाउंट इज एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। लेकिन किस मंथ में ऐड करूंगा, इन दैट पर्टिकुलर मंथ इन विच 180 डेज एक्सपायर। जिस भी मंथ में ये 180 डेज का पीरियड एक्सपायर होगा उस मंथ में मैं ये आईटीसी जितना भी मैंने अवेल किया है उतना आईटीसी मुझे ऐड करना होगा, एंड अलोंग विद इंटरेस्ट। अब मुझे इंटरेस्ट भी देना होगा, इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच आईटीसी वाज अवेल्ड टिल द डेट द अमाउंट इज एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एंड पेड टू द गवर्नमेंट। तो मेरे को इतने पीरियड का इंटरेस्ट लगाना है एट द रेट ऑफ 18%। अब यहाँ पे एक अगर कंफ्यूजन आपको हो रही है तो ये समझ लो, अगर मान लो मेरा 5 लाख रुपए का इनवॉइस था, 180 डेज के अंदर मैंने 3,50,000 उसको पे कर दिए, लेकिन 1.5 लाख रुपया मैंने अभी तक उसका रोक के रखा है, 1,50,000 की पेमेंट नहीं की, 3,50,000 पे कर दिया है, तो मेरे को प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा। मेरा 1,50,000 का पेमेंट बाकी है तो 1,50,000 के ऊपर जितना प्रोपोर्शनेट आईटीसी है वो मुझे गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा, एड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी along with interest in that particular month in which 180 days expire। ठीक है, अब उसके नीचे वाला पॉइंट देखो, वहां पे रीअवेलिंग का येलो वाला पॉइंट देखो, रीअवेलिंग का बात की है कि फ्यूचर में मान लो मेरा 1,50,000 का पेमेंट पेंडिंग था, अब जब भी मैं उसको 1,50,000 पे कर दूंगा, जब मैं उसको पे करूंगा मैं रीअवेल कर सकता हूं क्रेडिट, और रीअवेल करने के बाद रीअवेल करने के टाइम पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है देयर इज नो टाइम लिमिट एप्लीकेबल। सेक्शन 16(4) की एक टाइम लिमिट होती है, वो नीचे आने वाली है, वो टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगी जब आप रीअवेल कर रहे हो क्रेडिट। उसके नीचे और एक पॉइंट में बोला गया कि अगर पार्ट पेमेंट कर रहे हैं तो आपको पार्ट क्रेडिट प्रोपोर्शनेट क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। अब मैंने बताया था मेरा 1,50,000 का पेमेंट देना बाकी है, 1,50,000 में भी मैंने उसको सिर्फ 60,000 रुपए दिए, 60,000 दिए, तो जितना मैंने उसको दिया मैं प्रोपोर्शनेट आईटीसी री अवेल करूंगा, 60,000 के प्रोपोर्शन में जितना भी आईटीसी है मैं री अवेल कर लूंगा विदाउट एनी टाइम लिमिट। फिर फ्यूचर में वो 90,000 जब भी मैं उसको दूंगा तब 90,000 का प्रोपोर्शनेट आईटीसी मैं री अवेल करूंगा। ऐसे आपको ये सारी चीजें देखनी होंगी। इसका लास्ट पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो लास्ट वाला पॉइंट है, यह है एक्सेप्शन टू सेकंड प्रोवाइजो सेक्शन 16(2). मतलब ये 180 डेज की कंडीशन विल नॉट बी एप्लीकेबल इन दीज केसेस। देयर आर 3 केसेस जहां पे ये 180 डेज वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। पहला तो वो जहां पे रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ता है। ऐसे केस में एक बार मैंने आईटीसी ले लिया तो भाई ले लिया, अब वो मेरे पास ही रहेगा, मैं उसको 180 डेज में पेमेंट ना भी करूं तो भी आईटीसी मुझे वापस देने की जरूरत नहीं है। सेकेंड केस, डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। याद करो सप्लाई चैप्टर में सेक्शन 7(1)(c) में शेड्यूल 1 में लिखे हैं वो 4 ऐसे ट्रांजैक्शंस जो विदाउट कंसिडरेशन होते हैं। उन ट्रांजैक्शंस के रिस्पेक्ट में भी एक बार मैंने आईटीसी ले लिया तो ले लिया, अब मेरे को सप्लायर को 180 डेज में मैंने पैसे नहीं भी दिए तो भी चलेगा, मेरा आईटीसी मेरे पास ही रहेगा, मेरे को वापस देने की जरूरत नहीं है। अरे मैं दूंगा भी कैसे, क्योंकि 180 डेज में तो मेरे को पैसे है ही नहीं, विदाउट कंसिडरेशन का ट्रांजैक्शन है तो उसमें तो पेमेंट ही नहीं होती, इसलिए यहाँ पे उसको एक्सेप्शन में डाल दिया, 180 डेज वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। एंड थर्ड इज सेक्शन 15(2)(b) वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में जाके देखना, एडिशन टू द वैल्यू बाय ऑन अकाउंट ऑफ, जो ऐसा अमाउंट जो सप्लायर की लायबिलिटी थी लेकिन रेसिपेंट ने उसको इनकर कर दिया, वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उतना जो अमाउंट है उसके लिए ये सेकंड प्रोवाइजो अप्लाई नहीं होगा। 16(2) का सेकंड प्रोवाइजो मतलब एक बार मैंने आईटीसी ले लिया तो ले लिया, अब उस अमाउंट के रिस्पेक्ट में मेरे को 180 डेज में मैंने पेमेंट नहीं भी किया तो मेरे को रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। ये 3 एक्सेप्शन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो है सेक्शन 16(2) का सेकंड प्रोवाइजो, ये हमने कवर अप कर लिया।
अब बाकी प्रोविजंस हैं सेक्शन 16(3) के, थोड़े हल्के फुल्के से है। 16(3) में बोला गया कि जो भी जीएसटी कंपोनेंट होता है किसी कैपिटल गुड्स पे, उस पे आप ड्यूअल बेनिफिट नहीं ले सकते। या तो आप इनकम टैक्स एक्ट में उसका डिप्रिसिएशन क्लेम कर लो, या फिर जीएसटी एक्ट में आके उसका आईटीसी ले लो। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए का कोई कैपिटल गुड्स है, कोई कैपिटल एसेट है, अब उस 10 लाख रुपए के ऊपर प्लस अलग से 1,80,000 का जीएसटी लगा है, तो आइडियली मैं क्या करता हूं, मैं 10 लाख रुपए को इनकम टैक्स एक्ट में लेकर के उस 10 लाख पे डिप्रिसिएशन क्लेम करता हूं और 1,80,000 को यहां लेके आ जाता हूं जीएसटी में, और 1,80,000 का मैं आईटीसी क्लेम कर लेता हूं। या तो ऑप्शन नंबर 2, मैं 1,80,000 को भी वहां पे भी लेके जाऊंगा इनकम टैक्स एक्ट में, और 10 लाख के साथ में 1,80,000 को जोड़ दूंगा, 11,80,000 पे डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा, और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे टल्लू, यहाँ और वहां पे ले लिया ना 1,80,000 को डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ड्यूअल बेनिफिट नहीं है, या तो इनकम टैक्स एक्ट में जाओ डेप्रिसिएशन ले लो, या फिर यहाँ पे आओ और आईटीसी ले लो। ठीक है, ये सेक्शन 16(3) था। उसके बाद में सेक्शन 16(4) है। इस सेक्शन 16 की लास्ट कहानी ये है टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग दी आईटीसी। अब कोई भी पर्टिकुलर पीरियड में, कोई भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जितने भी इनवॉइसेस हैं, जितने भी डेबिट नोट हैं, उन सारे इनवॉइसेस और डेबिट नोट का आईटीसी आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में कभी भी ले सकते हो। लेकिन फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में आप एक पर्टिकुलर डेट तक ही ले सकते हो, कट ऑफ डेट तक ले सकते हो। सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या फिर एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट, इन दोनों में से विचएवर इज अर्लियर, उस डेट तक ही आप उन इनवॉइसेस और डेबिट नोट का क्रेडिट ले सकते हो। ये सेक्शन 16(4) था, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी। ये पूरा प्रोविजन देख लिया। सेक्शन 16 यहाँ पे पूरा खत्म होता है। आपने ये पूरा अच्छे से कर लिया होगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रूल 86A। रूल 86A में है रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। अब इसमें पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला, जो कमिश्नर है, कमिश्नर या फिर एनी अदर ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, इनके पास पावर है कि ये रूल 86A की रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हैं। अब मैंने कमिश्नर के आगे जो ग्रीन में लिखा हुआ है, ये इस बार की अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट एक्चुअली एक तरीके से छोटी सी अमेंडमेंट है। अब ये यहाँ पे ऑफिसर्स डेलीगेट हो गए हैं, बता दिया गया कि कमिश्नर किसको एम्पावर कर सकता है। तो मॉनिटरी लिमिट के हिसाब से बताया कि ये लेवल इतने मॉनिटरी लिमिट है, तो ये ऑफिसर उस चीज पे 86A का जो है रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है, उसके पास पावर है। तो वो एक बार वो देखेंगे, अमेंडमेंट छोटा सा अमेंडमेंट है। 86A कवर करने के बाद में तुमको बीच में वो क्लिप ऐड करके दिखा दूंगा। अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। पहला वाला पॉइंट, कमिश्नर के पास पावर है, लेकिन वो ऐसा कब कर सकता है, इफ ही हैज रीजंस टू बिलीव कि आईटीसी वाज फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड और आईटीसी इज इनएलिजिबल। अगर ऑफिसर के पास रीजंस टू बिलीव है, ये होना चाहिए, ठीक है, रीजंस टू बिलीव अगर है, तो वो ये 86A की रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है। पॉइंट नंबर 2 में बोला कि देयर आर दीज स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इंपोज्ड इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। अब ये 5 सर्कमस्टेंसेस है, इसको मैंने एक बॉक्स टाइप में बना दिया तो आपको समझने में आसानी हो। 3 जो पहले ही सर्कमस्टेंसेस है उसको एक फ्लो में पढ़ेंगे। कोई टैक्स इनवॉइस है, कोई डेबिट नोट है, या फिर कोई ऐसा वैलिड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे आईटीसी अवेल किया जा रहा है। लेकिन अगर ये जो भी डॉक्यूमेंट है, इफ दैट डॉक्यूमेंट वाज इशूड बाय अ सप्लायर हु इज नॉट एग्जिस्टिंग, या फिर सप्लायर इज नॉट कंडक्टिंग द बिजनेस फ्रॉम हिज रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, सप्लायर फेक है, वो वहां पे है ही नहीं जहाँ पे उसको होना चाहिए, तो अपनी जगह पे ही नहीं है, तो फेक सप्लायर है। या फिर ये सेकंड सर्कमस्टेंस, या फिर ये जो भी डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट इशू तो किया गया है विदाउट रिसीव्ड ऑफ गुड्स और सर्विसेज। 16(2) की एक कंडीशन है कि गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट हैव बीन रिसीव्ड, लेकिन अगर वो कंडीशन वायलेट हो जाती है तो वो यहाँ पे आ जाएगी, 86A का एक सर्कमस्टेंस बन जाएगा। थर्ड इज, ये जो भी डॉक्यूमेंट है, टैक्स इनवॉइस या फिर डेबिट नोट, ये डॉक्यूमेंट के इस रिस्पेक्ट में जो भी टैक्स है, दैट टैक्स देयरऑन हैज नॉट बीन पेड टू द गवर्नमेंट। तो ये भी एक कंडीशन है 16(2) में कि जो भी उसके ऊपर का टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे कर देना चाहिए, सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देना चाहिए। लेकिन अगर वो वायलेट होता है और टैक्स पे नहीं किया, तो यहाँ पे आ जाएगा और ये उसका एक सर्कमस्टेंस बन जाएगा। ये 86A का थर्ड सर्कमस्टेंस है। फोर्थ और फिफ्थ ये रेसिपिएंट से रिलेटेड है, दैट इज रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग द आईटीसी। जो भी रेसिपिएंट है, वो रेसिपिएंट, अगर वो रेसिपिएंट इज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टिंग, या फिर ही इज नॉट कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम हिज रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, रेसिपिएंट ही गायब हो गया भाई क्रेडिट लेके, या फिर लास्ट वाला केस, जो रेसिपिएंट है ही इज नॉट इन पोजीशन ऑफ द टैक्स इनवॉइस या फिर डेबिट नोट या फिर वैलिड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, उसके पास ऐसा नहीं है। ये भी एक कंडीशन है कि जो रेसिपिएंट है, ही मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ अ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, और अगर उसके पास नहीं है, वो वायलेट हो गया है, तो यहाँ पे आ जाता है ये 86A की एक सर्कमस्टेंस बन जाती है। ये पांचों सर्कमस्टेंस होगी एंड ऑफिसर के पास में कुछ रीजंस है। ऐसा नहीं कि भाई सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट करती है, सर्कमस्टेंस है, हालात ऐसे हो गए हैं,
एंड ऑफिसर के पास रीजन भी है कि भाई ऐसे गड़बड़ हुई है एंड ही इज ऑफ अ कंक्लूजन कि भाई आईटीसी फ्रॉडुलेंटली अवेल कर दिया गया या फिर आईटीसी इज नॉट एलिजिबल, तब वो 86A की रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है। इसके ऊपर गाइडलाइंस आई थी और उन्होंने क्लियरली बोला गया, इसलिए मैं यहाँ पे तुमको और अच्छे से ड्राफ्ट करके बता रहा हूँ कि ये दोनों चीजें होनी चाहिए भाई इंपोज करने के लिए। इफ एनी ऑफ दीज 5 सर्कमस्टेंसेज आर एग्जिस्टिंग एंड ऑफिसर के पास रीजन है, कुछ पुख्ता सबूत है एंड ही बिलीव्स कि भाई जो आईटीसी है दैट आईटीसी हैज बीन फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड या फिर आईटीसी इज इनएलिजिबल, तब वो इंपोज कर सकता है। तो पॉइंट नंबर 1 एंड 2 ये दोनों होने चाहिए, तब ऑफिसर ये इंपोज कर सकता है। ये 86A था। अब इसके साथ में तुमको 86A की बाकी बात है भाई, रिस्ट्रिक्शन क्या लगाएगा। पॉइंट नंबर 3 में बोला गया कि दो तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। he can restriction can be imposed by way of not allowing to use the ITC for discharging the liability under section 49। तो जो भी आपकी लाइबिलिटी है, आपको वो लाइबिलिटी पे करने के लिए आईटीसी यूज करना है, वो अलाउ नहीं करेगा, मना कर देगा। या फिर आईटीसी नॉट अलाउइंग टू टेक द रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, ना आप आईटीसी को यूज कर सकते हो टैक्स पे करने के लिए, ना आप आईटीसी का रिफंड ले सकते हो, ये आपको किसी भी तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं एज पर रूल 86A। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है ओनली अप टू अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोजिंग द रिस्ट्रिक्शंस। एंड लास्ट पॉइंट में बोला गया, अगर ऑफिसर को लग रहा है कि भाई सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है, एंड इफ द ऑफिसर इज सेटिस्फाइड, तो जो कमिश्नर है, जो भी ऑफिसर जिसने इंपोज किया था, ही कैन विथड्रॉ सच रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब एक बार मैं तुमको स्क्रीन एक बार स्विच करके ये वाला प्रोविजन जो एक बार अमेंडमेंट हुई है, ये मैं बीच में क्लिप ऐड करके तुमको दिखा देता हूं। नेक्स्ट मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूं रूल 86B। ये है वो छोटी सी अमेंडमेंट मैं जो तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाह रहा था, रूल 86A वाली छोटी सी अमेंडमेंट। ये इतनी सी ही है, इतनी छोटी सी है, और इतना जितना तुमको बड़ा लग रहा है, ये आधे पेज की उतनी तो है भी नहीं। इसमें जो फर्स्ट पैरा है वो मतलब एक तरीके से इंट्रो, ये तुम खुद ही रीड करोगे, तुमको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। सेकेंड पैरा में वो मॉनिटरी लिमिट बताई है, उस मॉनिटरी लिमिट के हिसाब से कमिश्नर ऑथोराइज कर सकता है एनी ऑफिसर बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, कि भाई ये ऑफिसर एक्सरसाइज कर सकते हैं रूल 86A का पावर। ठीक है, अब इस मॉनिटरी लिमिट को समझने के लिए आप पहले एक तरीके से समझो कि कमिश्नर जो है वो ऊपर के लेवल का ऑफिसर है। कमिश्नर क्या करेगा, अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से नीचे का है, इट इज नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, 1 करोड़ से नीचे का है, तो कमिश्नर खुद इस लेवल पे नहीं आएगा। कमिश्नर क्या करेगा, नीचे वाले लेवल के ऑफिसर्स को ऑथराइज कर देगा। इस लेवल पे है डेप्यूटी कमिश्नर या फिर असिस्टेंट कमिश्नर। इन ऑफिसर्स को बोल सकता है कि 1 करोड़ के नीचे का केसेस है, आप हैंडल करो, अगर फ्रॉडुलेंट आईटीसी का अमाउंट या फिर इनएलिजिबल आईटीसी का अमाउंट 1 करोड़ से कम का है। अब दूसरा सेकंड लेवल इन्होंने बताया कि 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है, 5 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से ऊपर, 5 करोड़ से नीचे, तो ये इतने पार्ट का भी अगर फ्रॉडुलेंट आईटीसी का अमाउंट है या फिर इनएलिजिबल आईटीसी, तो इतने लेवल पे भी ऑफिसर खुद नीचे नहीं आएगा। ऑफिसर सेकंड लेवल पे किसको ऑथराइज कर देता है, यहाँ पे एडिशनल कमिश्नर या फिर ज्वाइंट कमिश्नर के लेवल के ऑफिसर्स को ऑथराइज कर देगा कि भाई 1 करोड़ के ऊपर का है, 5 करोड़ का नीचे का है, तुम हैंडल कर लो। एंड लास्ट लेवल पे है, अगर 5 करोड़ से ऊपर का केस है, ऐसा कोई केस है यहाँ पे फ्रॉडुलेंट आईटीसी या फिर इनएलिजिबल आईटीसी 5 करोड़ के ऊपर का है, तो ये कमिश्नर के लेवल का है। देन कमिश्नर या फिर प्रिंसिपल कमिश्नर के लेवल के ऑफिसर ही ऐसे केसेस को हैंडल करेंगे जहां पे अमाउंट 5 करोड़ से ऊपर है। ठीक है, तो आपको ऐसे देखना है, 1 करोड़ से नीचे का लेवल है तो डेप्यूटी कमिश्नर या फिर असिस्टेंट कमिश्नर को दे देगा, और अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ के बीच में है, तो एडिशनल कमिश्नर या फिर ज्वाइंट कमिश्नर के ऑफिसर को देगा। एंड लास्टली 5 करोड़ के ऊपर वाले केसेस में कमिश्नर खुद ये पावर एक्सरसाइज कर सकता है या फिर प्रिंसिपल कमिश्नर खुद ये पावर एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये मॉनिटरी लिमिट है। अब थर्ड वाला पैरा जो तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है, उस थर्ड पैरा में इन्होंने बस वर्डिंग चेंज की है। ऑफिसर की एक अलग हायरार्की होती है, येलो हाईलाइटेड वाले पार्ट पे देखो, ऊपर लिखा है कि असिस्टेंट कमिश्नर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर को ये काम दिया जा सकता है, ऑथराइज किया जा सकता है। और थर्ड वाले पैरा में इन्होंने लास्ट वाले पैरा में बोला असिस्टेंट डायरेक्टर, तो बस ये नाम हायरार्की चेंज हो जाती है। अगर आपने सेक्शन 3 बराबर से देखा होगा तो ऑफिसर्स की हायरार्की वहां पे दी जाती है, तो उस हिसाब से इन्होंने हायरार्की चेंज करके बताई है कि भाई असिस्टेंट कमिश्नर कर सकता है, तो असिस्टेंट डायरेक्टर को भी ऑथराइज किया जा सकता है, सेम मॉनिटरी लिमिट अप्लाई हो जाएगी। अब इस थर्ड पैरा में जो बातें लिखी हैं ये आपको वैसे इट इज नॉट रेलेवेंट, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को पूरा अमेंडमेंट बताओ, मेरे को अच्छे से बताओ यार, मैंने हरीश ने बराबर पढ़ा है कि नहीं, तो तुम ये बात देख लो। मैंने ये यहाँ पे एक टेबल वापस से तुम्हारे लिए बना दिया है, सेम ऊपर के टेबल का ये रेप्लिका है, सेम ऊपर के टेबल का रेप्लिका है, कुछ भी चेंज नहीं है। द ओनली चेंज दैट यू विल सी, मैंने रेड में लिखा हुआ है, ऊपर जहां जहां कमिश्नर लिखा हुआ है यहाँ पे वहां डायरेक्टर लिखा हुआ है। ये ऑफिसर्स की हायरार्की अगर आपको पता होगा तो ये सेक्शन 3 में लिखी हुई है, नहीं भी पता होगा तो यहाँ पे देख लेना,
बट मैंने वहां पर रेड कलर में लिखा हुआ है दिस पार्ट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, डू नॉट इन्वेस्ट योर टाइम इन दिस। एक बार इसको देखना है तो देखो, नहीं भी देखोगे चलेगा। जो रेलेवेंट है मैंने बताया इस पूरी अमेंडमेंट में, ये बीच में जो बॉक्स है, जो टेबल है, दैट इज रेलेवेंट, दिस इज नॉट रेलेवेंट। बहुत लीन चांसेस है कि इस पे क्वेश्चन बने, क्वेश्चन बनेगा तो इस पे बनेगा, बट तुमको फुल फ्लेज एक्सप्लेन करना था और तुमको ऐसा लगेगा कि नहीं पढ़ाया, तो भाई ये भी पढ़ा दिया। एक्चुअली ये अमेंडमेंट, ये गाइडलाइन आई थी 5 पेज की है, इंस्टीट्यूट ने उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल के इतना सा ही डाला है अपनी अमेंडमेंट वाली इसमें लिस्ट में। मुझे लगा था इंस्टीट्यूट नहीं डालेगी, बट फिर भी मुझे उन्होंने जितना पार्ट डाला है वो गाइडलाइंस में से इतना सा ही डाला है, तो मैंने तुमको इतना सा ही एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नॉट एट ऑल ये अमेंडमेंट नहीं आती थी, मतलब नहीं आने वाली थी, बट ठीक है इंस्टीट्यूट ने डाली है तो मेरे को तुमको पढ़ाना था, पढ़ा दिया। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, नीचे वाला टेबल इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, वापस बैक करते हैं और 86B वाला रूल है वहां से कवर करते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज रूल 86B। अब इसमें क्या बोला गया, रिस्ट्रिक्शंस टू यूज द अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक रेट। अब इसको स्टार्ट करने के पहले फोकस अपना सिर्फ 3 पिंक कलर वाले हाईलाइट पे ध्यान दो। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ 86B। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस, नेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय 86B। और पॉइंट नंबर 3 में लिखा है एक्सेप्शंस टू 86B। ये तीनों चीजें कवर होंगी। ये 86B बहुत शानदार रूल है, इसमें ये एक ही पेज का रूल है, लेकिन इसको ऐसे रट्टू पोपट की तरह याद रखोगे तो मजा नहीं आएगा। मैं तुमको एक ऐसे अच्छे तरीके से कराऊंगा जिससे तुमको मस्त तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्रीन पे यहां देखो 86B में रिस्ट्रिक्शंस, व्हाट आर द, पहला पॉइंट क्या बोलता है कि भाई 86B की क्या रिस्ट्रिक्शंस है, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय 86B। तो वाइल डिस्चार्जिंग दी टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि ओनली 99% ऑफ द टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कैन बी डिस्चार्ज बाय यूटिलाइजिंग आईटीसी एंड 1%, मिनिमम 1% ऑफ द टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी मस्ट बी डिस्चार्ज बाय थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। मतलब जो भी आपकी टैक्स आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है उसको पे ऑफ करने के लिए इसका 99% आप आईटीसी से पे कर दो, लेकिन इसका 1% तो आपको कैश लेजर से ही पे करना होगा। ठीक है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन हर किसी पे नहीं लगा सकते। उसी के नीचे दूसरा पॉइंट है, वो ब्लू हाईलाइट में करके रखा है कि भाई ये एप्लीकेबल सिर्फ उन केसेस में होगा जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन है एंड ही इज हैविंग टैक्सेबल टर्नओवर इन अ मंथ एक्सीडिंग ₹50 लाख। तो उसका टैक्सेबल टर्नओवर देखना, लेकिन अदर देन एग्जेम्प्ट सप्लाईज एंड अदर देन जीरो रेटेड सप्लाईज, ये माइनस करने के बाद अगर कोई मंथ में उसका टैक्सेबल टर्नओवर एक्सीडिंग 50 लाख है तब वो एप्लीकेबल हो जाएगा 86B। और क्या रिस्ट्रिक्शन लगेगी ये तुमको बता दिया। कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है वहां पे गड़बड़ी मत करना, इसको अच्छे तरीके से देखो। ये तीनों चीजें आपको एक केस में दिखनी चाहिए। कोई भी मंथ का डेटा आपको दिया है और उस मंथ का अगर आपको टैक्सेबल टर्नओवर दिया है तो उसमें से एग्जाम सप्लाई माइनस कर दो, जीरो रेटेड सप्लाई माइनस कर दो। जो आपके पास वैल्यू बचेगा वो वैल्यू कौन सा होगा, टैक्सेबल टर्नओवर बट अदर देन एग्जाम सप्लाईज एंड अदर देन जीरो रेटेड सप्लाईज। और अगर तीसरी बात ये अमाउंट इज एक्सीडिंग ₹50 लाख तब 86B अप्लाई हो जाएगा। और अगर अप्लाई हो जाता तो क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, आपको पेमेंट करने के लिए 1% कैश पे करना ही होगा। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 7,20,000 है, आप पे 86B एप्लीकेबल हो गया, तो इस 7,20,000 का 99% आपको आईटीसी से पे करने के लिए अलाउ है, आप आईटीसी से पे कर लो। लेकिन इस 7,20,000 का 1% आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पे करना होगा, 1% आपको कैश लेजर से ही पे करना होगा। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं वो लोग अगर ये एप्लीकेबल हो जाता है, ये सीन एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वाले पॉइंट पे अपन आते हैं, इसके साथ में मेरे को बताना है एक्सेप्शंस टू रूल 86B। देखो कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे 86B अप्लाई नहीं होगा, इवन दो टैक्सेबल टर्नओवर 50 लाख के ऊपर चला जाए तो भी इन चारों केसेस में अप्लाई नहीं होगा। ये एक्सेप्शन है 86B का। पहला पॉइंट बोलता है कि कोई रजिस्टर्ड पर्सन या फिर एनी अदर स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन मतलब नोट में लिखा है कोई रजिस्टर्ड पर्सन, अगर कोई मान लो एचयूएफ है तो उसका कर्ता, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो उसका प्रोप्राइटर, कंपनी है तो उसका एमडी। ठीक है, या फिर नीचे पार्टनरशिप ऑफ फर्म है तो एनी ऑफ द टू पार्टनर्स या फिर होल टाइम डायरेक्टर। तो ऐसे करके आपको उसके जो ओनर होते हैं, जो बिजनेस के ओनर होते हैं, उनको पकड़ा जाएगा और उनके केस में देखा जाएगा जो रजिस्टर्ड पर्सन या फिर जो भी स्पेसिफाइड पर्सन है, इफ दे हैव पेड इनकम टैक्स इन ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स ऑफ मोर देन ₹1 लाख, तब जाके उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन एग्जेम्प्ट है, मतलब एक्सेप्शन है, उसको अब 86B अप्लाई नहीं होगा, छूट जाएगा। ठीक है,
और दूसरा केस कब है, जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन इफ ही हैज रिसीव्ड द रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ मोर देन ₹1 लाख, तब 86B की कंडीशन उस पर अप्लाई नहीं होगी, वो छूट जाएगा, ठीक है, बच जाएगा, भले 50 लाख के ऊपर उसका टर्नओवर चला जाए। अब ये दोनों केसेस में ध्यान रखना है, ये लोग फाइनेंशियल ईयर में आपके साथ गड़बड़ी करते हैं। इनकम टैक्स पेड के केस में इन्होंने बोला इन ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, और अगर रिफंड के केस में आपका बस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में देखना, अगर दोनों केस में अमाउंट तो सेम है, मोर देन 1 लाख अगर है तो उस केस में 86B एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 86B एक्सेप्शन है, 86B नहीं अप्लाई। थर्ड केस थोड़ा अलग सा है। थर्ड केस में ध्यान देना, अगर कोई ऐसा केस है जिस किसी रजिस्टर्ड पर्सन में, रजिस्टर्ड पर्सन के केस में उसकी क्यूमुलेटिव टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अप टू द सेड मंथ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर है, उसको ले लेना, और उसका अगर मोर देन 1% ऑलरेडी कैश लेजर से पे कर दिया है तो उस केस में 86B अप्लाई नहीं होगा। मैं वापस क्लियरली बताता हूं, करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में हम बैठेंगे, ये वाला फाइनेंशियल ईयर, और अप टू सेड मंथ मतलब अप्रैल से लेके सितंबर मंथ, अप्रैल इसी फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल से लेके सितंबर तक की टोटल क्यूमुलेटिव टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकाल देना, और इस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का अगर मोर देन 1% ऑलरेडी कैश लेजर से पे कर चुके हैं तो फिर 86B की रिस्ट्रिक्शन आप पे नहीं लगेगी। अब ध्यान देना कि ये आपको हर महीने चेक करना पड़ेगा, आपको हर महीने देखना है कि आपकी क्यूमुलेटिव टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का मोर देन 1% अगर आप ऑलरेडी पे कर चुके हो तो आप पे 86B अप्लाई नहीं होगा। एंड फोर्थ केस, लास्ट केस में कुछ स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन है, इनके ऊपर कभी भी 86B अप्लाई नहीं होगा। एक तो है भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दूसरा पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तीसरा स्टैट्यूटरी बॉडी, और तीसरा लास्टली लोकल अथॉरिटी। इनके केसेस में कभी भी 86B अप्लाई नहीं होगा, ये 4 रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। एंड इन टोटलिटी ये 4 अलग अलग केसेस है जहां पे 86B कभी भी अप्लाई नहीं होता, ठीक है। अब एक बात मेरे को तुमको नीचे ये भी बतानी है कि इससे रिलेटेड एक नोट है, पॉइंट नंबर 3 वाला जो टोटल क्यूमुलेटिव आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आप कंप्यूट करोगे, वो कंप्यूट करते वक्त आरसीएम वाली लायबिलिटी मत लेना, जो भी आपकी आरसीएम लायबिलिटी है वो उसमें कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूड मत करना। एंड सेकंड वाले पॉइंट से रिलेटेड, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी से रिलेटेड एक नोट में यहाँ पे इन्होंने बताया था कि जो भी रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है वो आपको 2 केसेस में मिलता है, या तो अगर आपने कोई जीरो रेटेड सप्लाई की है अंडर बॉन्ड या एलयूटी दैट इज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, या फिर आपने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का आपका केस है, तो इन दोनों केसेस में आपको अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड मिलता है। तो ये पूरा केस था, ये था 86B की एक्सेप्शन और साथ में 86B की एप्लीकेबिलिटी और रिस्ट्रिक्शन। ये 86B मैंने यहाँ से कराया है, लेकिन जो भी बातें मैंने तुमको बताई है ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है, रूल 86B के सारे यहाँ पे वर्डिक्स में लिखा हुआ है। अगर तुमको लग रहा है, तुम ये तो मैं तुमको दे ही रहा हूँ, लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि नहीं ये बहुत अच्छे से मेरे को समझ में आ गया, इससे समझ में आ गया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं ये भी तुमको फाइल दे दूंगा किसी तरीके से, तो तुम उसको अगर जो भी कन्वीनियंट लग रहा है तुमको लेट मी नो। अभी फिलहाल मैं तुमको वो नोट्स दे रहा हूँ, ये अगर तुमको सही लग रहा है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, में ये भी अटैच करके दे दूंगा, ठीक है। तो ये था पूरा 86B की कहानी, ये अच्छे से अपन ने कर लिया, पूरा 86B यहाँ पे कवर होता है। नेक्स्ट मेरे को तुम्हारे साथ डिस्कस करना है सेक्शन 18। सेक्शन 17 अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। सेक्शन 18 है क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। अब तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है एक बड़ा सा टेबल, और उस टेबल में 9 अलग अलग केसेस है, क्रेडिट इन स्पेसिफिक केसेस। अवेलिंग ऑफ आईटीसी का केस है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी का केस है, ट्रांसफर ऑफ आईटीसी है, लास्टली पेमेंट ऑफ टैक्स में, इसमें अलग अलग केसेस है। तो ये फटाफट से करते हैं, ये एक बार कर लोगे ना, ये अराउंड 25 मिनट्स में होगा, लेकिन इसके बाद में आपको सेक्शन 18 में कभी कोई कंप्लेंट नहीं होगी, फटाफट तुम्हारे सारे प्रोविजन हो जाएंगे। इसको एक एक करके करते हैं। मेरे को तुम्हारे साथ जो डिस्कस करना है वो ये है अभी के लिए, सेक्शन 18 लर्निंग द आर्ट ऑफ आईटीसी। आर्ट मतलब क्या, देखो अवेलिंग आईटीसी इसके 3 केसेस, रिवर्सल ऑफ आईटीसी इसके 3 केसेस, ट्रांसफर ऑफ आईटीसी इसके 2 केसेस, तो ये आर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप नीचे और एक केस है पेमेंट ऑफ टैक्स, वो भी इंक्लूड कर दोगे तो पार्ट ऑफ आईटीसी हो जाएगा। जिस भी तरीके से याद हो जाए उस तरीके से कर लो। पहले दिखा रहा हूं तुमको अवेलिंग ऑफ आईटीसी, इसमें 3 केस है। पहला केस जब कोई पर्सन रजिस्टर्ड नहीं था एंड अवेलिंग आईटीसी एट द टाइम ऑफ टेकिंग द रजिस्ट्रेशन, दूसरा अवेलिंग आईटीसी एट द टाइम ऑफ स्विचिंग टू रेगुलर स्कीम, एंड तीसरा व्हेन द एग्जेम्प्ट सप्लाईज बिकम टैक्सेबल। इन तीनों केसेस में अगर आप एक बात खास ध्यान दो, तो पहले आपको आईटीसी नहीं मिलता था क्योंकि आप पहले रजिस्टर्ड नहीं थे, तो आपको आईटीसी नहीं मिलता था। पहले आप कॉम्पोजिशन स्कीम में थे तो आपको आईटीसी नहीं मिलता था, या फिर पहले आपकी सप्लाई एग्जेम्प्ट थी तो आपको आईटीसी नहीं मिलता था। लेकिन अब फ्यूचर में क्या होगा, आप रजिस्ट्रेशन में आ जाओगे तो फ्यूचर में आपको आईटीसी मिल जाएगा। दूसरा, आप अभी पहले कॉम्पोजिशन में थी, अब आप नॉर्मल रेगुलर में आ गए हो तो आपको फ्यूचर में आईटीसी मिलेगा। एग्जाम सप्लाईज थी वो टैक्सेबल हो गई है तो फ्यूचर में आईटीसी मिलेगा। मैं पास्ट की भी नहीं बात कर रहा हूं, मैं फ्यूचर की भी नहीं बात कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं इस डेट पे, एट दैट टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, अवेलिंग आईटीसी एट दैट टाइम। जब आप स्विच होके रेगुलर में आ रहे हो, अवेलिंग आईटीसी एट दैट टाइम।
जब आप एग्जाम सप्लाईज आपकी सप्लाईज टैक्सेबल हो रही है एट दैट पर्टिकुलर डेट अवेलिंग आईटीसी एट दैट पॉइंट इन टाइम, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये मैं तुमको यहाँ से मतलब ये नोट्स यहाँ पे हैं, ये बस टेबल तुमको एक्सप्लेन करने के लिए लाया था। सेक्शन 18(1) एंड 18(2) रीड विद रूल 40, यहाँ पे ये सारे प्रोविजंस कवर्ड हैं, इसकी हेडिंग में भी दिख रहा है। और पॉइंट नंबर 1 एक इंट्रो है, वो रीड करोगे समझ में आ जाएगा। असली कहानी भाई पॉइंट नंबर 2 में है। एंड पॉइंट नंबर 2 में एक टेबल बनाया, वो टेबल ऑब्वियसली बहुत बड़ा सा है, वो मैंने लैंडस्केप मोड में बनाया, तो वो एक बार मैं तुमको वो नोट स्विच करके दिखा देता हूँ। और उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 में वो एक बार टेबल देख के आएंगे, फिर वापस यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे 3 नोट्स है, तो वो टेबल कवर करने के बाद ये नोट अपन फ्लो में आप समझ पाओगे, तो तब आके कवर कर लेंगे। अब जाके वो नोट वो 4 टेबल देखते हैं, यहाँ पे सेक्शन 18(1) एंड 18(2) के ये 3 केसेस अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये है वो टेबल सेक्शन 18(1) और 18(2) वाला टेबल जो मेरे को तुम्हारे साथ डिस्कस करना है। इसमें वो 3 प्रोविजंस है, 3 अलग अलग केसेस है जो मेरे को तुम्हारे साथ डिस्कस करना है। पहला केस है रजिस्ट्रेशन का, इसमें 2 अलग अलग पार्ट्स है, लेकिन जनरली समझ लो अगर कोई रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो पहले तो उसको कोई भी आईटीसी नहीं मिलता था। फ्यूचर में उसको इनपुट, कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस सबके आईटीसी मिलेगा। ना हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ना हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आज। आज जिस दिन रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, आपके हाथ में कुछ इनपुट्स है, कैपिटल गुड्स है, जो आप एज एन ओपनिंग स्टॉक लेके आ रहे हो, जो आपने पहले खरीदे थे, आपने उसके ऊपर आईटीसी नहीं लिया था, तो क्या आज उसके ऊपर आईटीसी ले सकते हैं क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन में आ रहे हैं? तो इसके लिए इन्होंने 2 अलग अलग केसेस बना के बताए कि पॉइंट नंबर 1 में बोला ऊपर वाले केस में कि इफ अ पर्सन इज अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल टू रजिस्ट्रेशन, उस केस में जो भी इनपुट्स उसके हाथ में है एज ऑन द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन, उतने इनपुट्स पे उसको आईटीसी मिल जाएगा। और अगर वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी ले रहा है तो डेट चेंज हो जाएगी, इनपुट जो उसके हाथ में है एज ऑन द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उतने इनपुट्स पे उसको आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन कैपिटल गुड्स जो उसने पहले खरीदे हैं उसके ऊपर उसको कुछ भी आईटीसी नहीं मिलेगा। फ्यूचर में नया खरीदेगा तो मिलेगा, लेकिन कैरी फॉरवर्ड करके जो कैपिटल गुड्स लेके आए उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। जो इनपुट सर्विसेज वो पहले से अब अगर यूज भी कर रहा है तो उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स, अब वो कोई भी फॉर्म में हो, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी या फिनिश गुड्स फॉर्म में हो, उस पर उसको आईटीसी मिल जाएगा। डेट याद रखना, दोनों अलग अलग केसेस में आपको डेट कौन सी देखनी है। कंडीशन ये है कि जो भी इनपुट्स पे आप आईटीसी लेना चाह रहे हो उनके इनवॉइस 1 साल से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, पिछले 1 साल के अंदर अंदर के ही इनवॉइसेस होने चाहिए। ये पहला वाला केस है। अब दूसरा केस देखो, सेकंड केस में स्विच ओवर वाली बात की गई है कि कोई पर्सन पहले कॉम्पोजिशन स्कीम में था, उसको आईटीसी नहीं मिलता था, अब वो कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर आ गया है, वो रेगुलर स्कीम में आ गया है, तो अब फ्यूचर में तो उसको आईटीसी मिलेगा। जो भी इनपुट्स खरीदेगा, कैपिटल गुड्स खरीदेगा, इनपुट सर्विस लेगा, सब पे आईटीसी मिलेगा। ना हम पास्ट की बात कर रहे हैं ना फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ आज। जिस दिन वो स्विच ओवर होकर रेगुलर स्कीम में आया है, उसके हाथ में कुछ ऐसे इनपुट्स है, कैपिटल गुड्स है, जो उसने पहले खरीदे हुए थे जब वो कंपोजिशन स्कीम में था, तब तो आईटीसी ले नहीं पाया। आज उसके पास एज एन ओपनिंग स्टॉक ये गुड्स हैं, क्या इनके ऊपर आईटीसी ले सकता है? तो मजे की बात यहाँ पे ये है कि इनपुट्स एज वेल एज कैपिटल गुड्स दोनों पे उसको आईटीसी मिलेगा। लेकिन आपको कौन सी डेट का देखना है? इनपुट्स और कैपिटल गुड्स देखना है एज ऑन द डेट इमीडिएटली द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स अंडर द रेगुलर स्कीम। मतलब वो जिस दिन रेगुलर स्कीम में स्विच ओवर होकर आ रहा है उस दिन पे जो भी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स है उन पे आईटीसी मिलेगा। सिमिलर लाइंस पे केस नंबर 4 है। केस नंबर 4 में पहले आपकी एग्जाम सप्लाईज थी, लेकिन वही सप्लाईज अब टैक्सेबल हो गई है, तो आपके हाथ में ऐसे जो भी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स है जो आपने पहले खरीदे थे, एग्जाम थे तब खरीदे थे, तब तो आईटीसी नहीं मिला था। आज जिस दिन वो टैक्सेबल हो गए, आप अभी टैक्सेबिलिटी में आ गए, तो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स जो आप कैरी फॉरवर्ड करके आज लेके आए हो, क्या इनके ऊपर आईटीसी मिलेगा? आंसर इज यस, इनके दोनों के ऊपर आईटीसी मिलेगा। इनपुट्स एज वेल एज कैपिटल गुड्स दोनों पे आईटीसी मिलेगा। लेकिन आपको डेट कौन सी देखनी है? द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन विच द सप्लाईज बिकम टैक्सेबल। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट नंबर 2 और 3 जो स्विच ओवर स्कीम है या फिर एग्जाम से टैक्सेबल में आ रहे हो, इनके लिए कॉमन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। पहला पॉइंट तो यही है कि जो भी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स का आप आईटीसी ले रहे हो, इनके इनवॉइस 1 साल से ज्यादा पुराने के नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, अगर कैपिटल गुड्स का आप आईटीसी लेना चाहते हो तो आपको पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा। जितना भी आपका आईटीसी है उस कैपिटल गुड्स के ऊपर, उसमें से माइनस करना पड़ेगा 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। से लेके आज तक की जो भी स्विच ओवर वाली डेट है उस डेट तक आपको कितने पीरियड का माइनस करना है, 5% पर क्वार्टर, पार्ट ऑफ द क्वार्टर। बाकी जो बचेगा माइनस करने के बाद उसका आप आईटीसी ले सकते हो। थर्ड कंडीशन ये है कि जो भी आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो इनपुट्स एज वेल एज कैपिटल गुड्स की,
आपकी आईटीसी क्लेम जो भी है वो वेरीफाई की जाएगी, करस्पॉन्डिंग सप्लायर की करस्पॉन्डिंग डिटेल्स जो भी उसने फर्निश की है वो डिटेल्स से वेरीफाई की जाएगी और तब जाके आपको आईटीसी मिलेगा। ये 3 अलग-अलग केसेस थे, खास ध्यान रखना। रजिस्ट्रेशन का कोई भी केस होगा तो आपको सिर्फ इनपुट्स जो आपके हाथ में है एज एन ओपनिंग स्टॉक, बस उनका ही आपको आईटीसी मिलेगा। इनवॉइस 1 साल के अंदर की होनी चाहिए। लेकिन अगर बाकी 2 केसेस है, स्विच ओवर वाला केस है या फिर एग्जेम्प्ट टू टैक्सेबल वाला केस है, इसमें इनपुट का भी मिलेगा और कैपिटल गुड्स का भी आपको आईटीसी मिलेगा। 3 कंडीशन कंप्लाई करना, आपको आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन पूरी कायनात मतलब इस पूरे पेज में कहीं पे भी इनपुट सर्विसेज का आपको यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलता। इनफैक्ट सेक्शन 18 में अगर मैं कहीं मेंशन नहीं भी कर रहा हूँ, आप कहीं भी देख लेना, इनपुट सर्विसेज के लिए सेक्शन 18 में कहीं कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, वो आपको रूल 42 43 में भले ही बोला होगा, लेकिन यहाँ पे उसको कुछ भी नहीं बोला गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो मेरे को तुम्हारे साथ डिस्कस करनी थी। अब वापस जाते हैं उस साइड पे और देखते हैं बाकी प्रोविजन। ये है वो नोट जो तुमको दिखाना था, टेबल हमने वहां से देख लिया। अब यहाँ पे आके नोट कवर करते हैं। इस नोट में 3 बातें लिखी गई है। जो भी पर्सन सेक्शन 18(1) और 18(2) का वहां पे क्रेडिट लेना चाह रहा है, आईटीसी लेना चाह रहा है, उसको एक इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स फर्निश करनी होगी, डिक्लेरेशन देना होगा इन फॉर्म जीएसटी आईटीसी 01, और उसमें डिटेल्स देनी होगी जो भी इनपुट्स उसके पास में हाथ में है, जो भी कैपिटल गुड्स हाथ में है एज ऑन दैट डेट, जो भी वहां पे डेट बोली थी, उन इनपुट्स और कैपिटल गुड्स का आईटीसी ले रहा है तो वो सारी डिटेल्स देनी होंगी। पॉइंट नंबर 2 में बोला गया कि ये डिटेल्स उसको फर्निश करनी है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग एलिजिबल टू अवेल द आईटीसी। कमिश्नर के पास पावर है कि वो 30 डेज को एक्सटेंशन दे सकता है। लास्ट पॉइंट में बोला गया कि आपको जो भी आपका डिक्लेरेशन है वो सर्टिफाई करवाना होगा किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट से, अगर जो आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो उसका टोटल अमाउंट इज एक्सीडिंग ₹2 लाख। मतलब आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी सब मिला के इफ इट इज एक्सीडिंग ₹2 लाख तो आपको डिक्लेरेशन को यहाँ पे वेरीफाई सर्टिफाई करवाना पड़ेगा किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से। ठीक है, तो ये 3 नोट्स थे उससे रिलेटेड, वो टेबल से रिलेटेड। यहाँ पे सेक्शन 18(1) पूरा खत्म होता है। अब आपको मैं एक एक फ्लो में लेके जाऊंगा बहुत शानदार तरीके से। मैंने यहाँ पे अवेलिंग आईटीसी के तुमको तीनों प्रोविजन बता दिए। अब नेक्स्ट सीन में मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तुमको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा होगा रिवर्सल ऑफ आईटीसी के 3 केस है, लेकिन मैं अब सेकंड और थर्ड केस तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कौन से केसेस? रिवर्सल ऑफ आईटीसी एट द टाइम ऑफ ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम, एंड थर्ड इज रिवर्सल ऑफ आईटीसी व्हेन योर टैक्सेबल सप्लाईज बिकम एग्जेम्प्ट सप्लाईज। अब एक बार मेरी तरफ यहाँ पे दो, स्क्रीन का तो कुछ काम नहीं, अब मेरी तरफ ध्यान दो। पहले अगर आप कौन से पहले आप रेगुलर स्कीम में थे, आप आईटीसी लेते थे, आपको पूरा आईटीसी मिलता था। अब आप कॉम्पोजिशन में आ रहे हो, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, फ्यूचर में तो नहीं मिलेगा कुछ भी, लेकिन जब तक आप कंपोजिशन में हो तो नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन आप स्विच होके कंपोजिशन स्कीम में आए, आपके हाथ में कुछ ऐसे इनपुट्स थे कैपिटल गुड्स पे जिसपे आपने आईटीसी ले रखा था, अब आप इन इनपुट्स और कैपिटल गुड्स से कंपोजिशन सप्लाईज करोगे तो आपको इसके ऊपर जितना भी आईटीसी की गवर्नमेंट को वापस देना होगा। ठीक है, वापस देना होगा, रिवर्सल करना होगा। और दूसरा वाला केस है, पहले आपकी टैक्सेबल सप्लाईज थी तो आप आईटीसी लेते थे, लेकिन अब आप एग्जाम सप्लाईज कर रहे हो तो ऐसे इनपुट्स और कैपिटल गुड्स जो एग्जाम सप्लाईज के लिए यूज हो रहे हैं इनके ऊपर आईटीसी नहीं मिलता है। तो आपके स्टॉक में जितनी भी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स है एज ऑन दिस डेट ऑफ स्विच ओवर, जब आपकी टैक्सेबल सप्लाईज एग्जाम हो गई, उस दिन पे जितने भी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स है इनके ऊपर का आईटीसी रिवर्सल करके अपने को वापस देना होगा। ठीक है, ये 2 प्रोविजन है, फटाफट से देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत इजीली हो जाएगा। सेक्शन 18(4) बोलता है, 18(4) रीड विद रूल 44 हेडिंग में वो दोनों केस है जो मैंने बोले। फर्स्ट पॉइंट में इंट्रो है, वो भी आप रीड कर लेना। सेकंड पॉइंट में मुद्दे की बात है, जो रिवर्सल अमाउंट है, जो मैंने बोला कि आपको रिवर्सल करना पड़ेगा, दिस रिवर्सल अमाउंट इज एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 थिंग्स। ये मैं ऑलरेडी तुमको बता चुका हूं कि जो भी इनपुट्स आपके हाथ में है, इनपुट्स रॉ मटेरियल फॉर्म में, डब्ल्यूआईपी फॉर्म में, फिनिश गुड्स फॉर्म में, जो भी इनपुट्स है एंड जो भी कैपिटल गुड्स है, कब? On that date, the day immediately preceding the date of switchover or the date when the supplies become exempt, that is date of exemption. इस डेट पे आपके हाथ में जो भी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स है इसका आपको आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा एड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। लेकिन अमाउंट कितना करना पड़ेगा? तो पॉइंट नंबर 3 में बोला गया है, अगर आपके हाथ में कुछ इनपुट्स है तो उन इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस ढूंढ के निकालो और उस करस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस पे जितना भी आपका आईटीसी होगा उतना आपको वापस देना पड़ेगा। मतलब इनपुट्स के रिस्पेक्ट में जो भी आपका करस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस पे आईटीसी होगा। लेकिन अगर आपके पास करस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस है ही नहीं, बहुत पुरानी सप्लाईज थी, अब अपने पास वो रिकॉर्ड में ही नहीं है वो इनवॉइसेस, तो इन इनपुट्स के जो भी प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस होगा उस प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस के बेसिस पे आपको आईटीसी रिवर्सल करना होगा। अब यहाँ पे एक बात समझना, अब जब आप प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ले रहे हो तो हो सकता है आपसे डेटा कलेक्ट करने में कुछ गलती हो जाए, आप प्रॉपर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस का डिटेल्स आपको ड्यूली सर्टिफाई करना पड़ेगा किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट से। ये था रिवर्सल ऑफ आईटीसी फॉर इनपुट्स।
अब कैपिटल गुड्स भी आपके हाथ में जो है उनके ऊपर का आईटीसी भी आपको रिवर्सल करना पड़ेगा, लेकिन कैपिटल गुड्स के लिए एक फॉर्मूला है और बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको प्रोरेटा बेसिस पे रिवर्सल करना पड़ता है। उस ग्रे कलर के बॉक्स में देखो फॉर्मूला में जो भी आपने आईटीसी लिया था कैपिटल गुड्स पे उसको मल्टीप्लाई करना रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन मंथ्स डिवाइड बाय 60 मंथ्स, क्योंकि टोटल यूजफुल लाइफ 5 इयर्स की होती है तो उसको 60 मंथ्स में ले लो, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन मंथ्स यहाँ पे कंप्लीट मंथ्स लेना, इग्नोर पार्ट ऑफ द मंथ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आ रही है 7 मंथ्स एंड 22 डेज, तो 22 डेज को हटा दो, सिर्फ 7 मंथ्स लेना, ठीक है, जितने भी डेज होंगे डेज हटा देना, सिर्फ 7 मंथ्स लेना, तो आपका होगा आईटीसी ऑफ सच कैपिटल गुड्स इनटू 7 डिवाइड बाय 60, ऐसे करके आपको निकालना है। तो ये आपके कैपिटल गुड्स के लिए आपको रिवर्सल अमाउंट मिल जाएगा। बहुत ईजी सा है, जब आप नोट साथ में लेके बैठोगे मेरे साथ में रिवाइज करोगे तो फटाफट से हो जाएगा। ये सेक्शन 18(4) उसके साथ में रीड विद रूल 44 के प्रोविजंस थे। अब यहाँ पे स्क्रीन देखो तो अवेलिंग आईटीसी तो करवाई दिया था, रिवर्सल ऑफ आईटीसी के हमने दो प्रोविजंस देख लिए। नीचे जाते हैं तो रिवर्सल आईटीसी का पहला वाला प्रोविजन, दैट इज रिवर्सल ऑफ आईटीसी एट द टाइम ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक बात मेरी समझो कि रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑन द टाइम ऑफ कैंसलेशन सेम प्रोविजन है, बस सिर्फ एक डिफरेंस है, याद करना। शेड्यूल 2 के पैरा 4 में लिखा है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। जब आप बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हो और आपके बिजनेस एसेट्स आपके जेई कर रहे हो तो वो डीम्ड सप्लाई मान लिए जाते हैं। जब आप बिजनेस बंद कर रहे हो तो जो भी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स है अगर वो डीम्ड सप्लाई मान लिए जा रहे हैं तो आउटवर्ड सप्लाई हो जाएगा, तो आपको आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपको ये देखना है कि जितना आईटीसी आपको रिवर्सल करना है वो अमाउंट या फिर आउटवर्ड टैक्स पेएबल ऑन सच इनपुट्स और कैपिटल गुड्स, इन दोनों में से जो भी हायर होगा, ठीक है। इनपुट्स के लिए अलग कंप्यूट करना और कैपिटल गुड्स के लिए अलग कंप्यूट करना। अब यहाँ पे आओ, आपको दो अलग अलग चीजें मैं दिखा रहा हूँ। पहले तो सेक्शन में ऊपर देखोगे सेक्शन 29(5) एंड 29(6) है, ये आईटीसी वाले चैप्टर का सेक्शन नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर का, क्योंकि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है, बट यहाँ पे रेलेवेंट है क्योंकि आईटीसी से रिलेटेड है। दूसरी बात, अमाउंट्स ऊपर से ही मैच हो रहे हैं। देखो पॉइंट नंबर 1 तो इंट्रो है, वो आप रीड कर लेना। पॉइंट नंबर 2 और 3 में देखो इनपुट्स के लिए आपको अलग से रिवर्सल करना है, कैपिटल गुड्स के लिए अलग से करना है। सेकंड जो बात आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा वो है कि एक तो चीज आपको ऊपर से मिल जाएगी, लेकिन दूसरा बात है कि आपको हायर वाला कंपेयर करना पड़ेगा और विचेवर हायर लेना पड़ेगा। इनपुट्स के केस में जो पहली वाली वैल्यू है ना, वो आपको क्या करना है, इनपुट्स के ऊपर जो भी प्रोपोर्शनेट आईटीसी आपको इससे मिलेगा करस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस से या फिर प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, वो वैल्यू आपको लेना है। वो तो सेम ऊपर था, वो यहाँ पे ही है। सेकेंड वाला आपको लेना है आउटपुट टैक्स पेएबल ऑन सच गुड्स, और इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू होगा वो हायर वैल्यू लेना। सिमिलरली कैपिटल गुड्स के लिए भी आपको यही करना है, ऊपर जो फॉर्मूला देखा था वही लेना है, आईटीसी ऑन सच कैपिटल गुड्स मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन मंथ्स डिवाइड बाय 60 मंथ्स। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन मंथ्स को कंप्लीट मंथ्स में लेना, इग्नोर पार्ट ऑफ द मंथ। तो ये एक फॉर्मूला तो हो गया, लेकिन आपको दूसरा कंपेयर करना है टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। मान लेंगे कि वो डीम सप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू होगा वो हायर वैल्यू आपको अमाउंट रिवर्सल करना होगा इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स। इनपुट्स और कैपिटल गुड्स का आपको डेटा सही मिल जाएगा, बस आपको ऊपर से ही मैच हो जाएगा, बस आपको दोनों में से हायर सेकंड वाला वैल्यू लेना है आउटवर्ड सप्लाई का और दोनों में से हायर वैल्यू लेके कर लेना। नेक्स्ट वाला पॉइंट इसमें ये बोला गया कि अगर यहाँ पे कैंसिलेशन का तो पॉइंट खत्म ही होगा, मेरा तुम्हारे साथ जो भी डिस्कशन था। अब इस डेट में देखना, इस टेबल में तुम्हारे साथ में मैंने रिवर्सल के भी तीनों कॉन्सेप्ट कवर अप कर लिए। अब थोड़ा सा ही बचा है और सेक्शन 18 यहाँ पे तुम्हारा खत्म हो जाएगा। सेक्शन 18 का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है ये है पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर पेमेंट ऑफ टैक्स करना पड़ता है कुछ ऐसे केसेस में, पहले यहाँ पे एक बार सीन समझ लो। कैपिटल गुड्स आपने लिए थे, उसके ऊपर आईटीसी आपने लिया हुआ था कैपिटल गुड्स के ऊपर। अब आप फ्यूचर में जब वो कैपिटल गुड्स वापस सप्लाई कर दे रहे हो, आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, जितना भी आईटीसी लिया हुआ था उतना अपने को गवर्नमेंट को रिटर्न करना पड़ेगा। उतना तो नहीं, एक अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। कैपिटल गुड्स लिए थे, अब वापस सब आउटवर्ड सप्लाई कर दिए, तो आईटीसी जो लिया था वो भी गवर्नमेंट को वापस देना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको दो वैल्यूज कंपेयर करके दोनों में से हायर लेना होगा। दोनों में कंफ्यूज मत होना, ऊपर अलग फॉर्मूला था, यहाँ पे थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है, थोड़ा सा शांति से देखना। ऊपर वाले इससे थोड़ा सा डिफरेंस है कैपिटल गुड्स में से, ठीक है। पहला फर्स्ट वाला पॉइंट रीड करोगे, उसमें आपको दो पिंक कलर के हाईलाइटेड दिख रहे हैं, वो रीड करो, उससे आपको पहले समझ में आएगा। कोई कैपिटल गुड्स है वो ऑन विच आईटीसी हैड बीन अवेल्ड एंड दोस कैपिटल गुड्स आर सप्लाइड आउटवर्ड, तब जाके ये सेक्शन 18(6) अप्लाई होगा, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, देन ही मस्ट पे एन अमाउंट दैट इज हायर ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपने आईटीसी लिया था और उन कैपिटल गुड्स को वापस सप्लाई कर रहे हो तो आपको हायर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट पे करना होगा। जितना भी आपने कैपिटल गुड्स पे आईटीसी लिया था उसमें से माइनस करना 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, और जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो अमाउंट
या फिर टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू, इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू होगी वो हायर वैल्यू आपको पे करनी होगी अगर आपने कैपिटल गुड्स को आउटवर्ड सप्लाई कर दिया जिसपे आपने आईटीसी लिया था। लेकिन ये सेकेंड पॉइंट में बोला गया कि देयर इज एन एक्सेप्शन, अगर रिफैक्टरी ब्रिक्स है, मोल्ड एंड डाइज है, जिग्स एंड फिक्सचर्स है, इनके केस में अगर आप इन पे आईटीसी ले चुके और इनको आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो एज अ स्क्रैप, मैंने तो स्टार मार्क किया है भाई, एज अ स्क्रैप आप सप्लाई कर रहे हो, तब आपको ये दोनों में से हायर देखने की जरूरत नहीं है। आपको टैक्स पे करना है, पे कौन सा करना है, टैक्स यू हैव टू पे टैक्स ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू, बस इतना ही अमाउंट पे करना है, दोनों में से हायर नहीं देखने का। तब होगा जब वो रिफैक्टरी ब्रिक्स है, मोल्ड्स एंड डाइज है, जिग्स एंड फिक्सचर्स है और उसको सप्लाई किया है एज अ स्क्रैप, ठीक है। तो ये अच्छे से देखना, ये एक्सेप्शन थी। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, आई नो दैट, मुझे भी होता था कि ऊपर कौन सा फॉर्मूला है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कब यूज करना है, 5% पर क्वार्टर पार्ट ऑफ द क्वार्टर कब यूज करना है। तो ये मेरे साथ भी होता था, जनरल है। मैं तुमको एक बार यहाँ से स्क्रीन में देख लो, इससे तुमको काफी हद तक ये क्लैरिटी आ जाएगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले तुम ये देखो कि अवेलिंग ऑफ आईटीसी का, मैंने रेड कलर का तुमको एक बॉक्स बना के रखा है, ठीक है, वो थोड़ा स्लैंट सा है, टेढ़ा सा है। अवेलिंग आईटीसी के दो वाले केसेस है और नीचे पेमेंट ऑफ टैक्स है। अगर इनमें आपको कैपिटल गुड्स का कंप्यूटेशन करना है तो इसके लिए आपको लेना होगा 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, ये वाला आपको कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ नहीं लगता। जब आप अवेलिंग आईटीसी के दो केसेस देख रहे हो, जो मैंने वो बड़े वाले इसमें लैंडस्केप में दिखाया था, उसके दो केसेस थे नीचे वाले, और पेमेंट ऑफ टैक्स जो अब भी देखा, इन तीनों के लिए आपको यूज करना है 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी ऑलमोस्ट। और रिवर्सल ऑफ आईटीसी का कोई भी केस है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी का कोई भी केस है, तो उसमें रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन मंथ्स वाला फॉर्मूला लगेगा। जो भी आईटीसी कैपिटल गुड्स पे लिया था, मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन मंथ्स, कंप्लीट मंथ्स डिवाइड बाय 60, ऐसा आपको करना है अगर रिवर्सल ऑफ आईटीसी का कोई भी केस है। अवेलिंग आईटीसी के नीचे के दो केस और पेमेंट ऑफ टैक्स। देखो अवेलिंग आईटीसी का पहला वाला केस है रजिस्ट्रेशन, उसमें तो कैपिटल गुड्स पे आपको आईटीसी मिलता ही नहीं है, इसलिए मैंने ऊपर इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, ये सारी चीजें आपके इजियर फॉर्म के लिए बनाई है, आप इसको अच्छे से देखना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, सारी चीजें आपको अच्छे से मेरे यहाँ से इनसे मिल जाएंगी। ये मैंने अब तुम्हारे साथ पेमेंट ऑफ टैक्स का भी डिस्कशन कर लिया, मेरे को ये करना था। अब नीचे आते हैं, स्क्रीन पे तुम देखो, मेरे को तुम्हारे साथ जो देखना है वो है सेक्शन 18 में ट्रांसफर ऑफ आईटीसी का जो सेकंड केस दैट इज ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन ऑब्टेनिंग ए सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो अब दो ही केसेस है अपने ट्रांसफर ऑफ आईटीसी के, सेकंड वाला केस देख रहे हैं, उसके बाद फर्स्ट केस और सेक्शन 18 खत्म, उसके बाद सब कुछ फटाफट हो जाएगा। ये बहुत इजी है, ये 4 पॉइंट्स में इतना सा खत्म हो जाएगा। आपको हेडिंग पहले देखो, समझ में आ जाएगा। ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन ऑब्टेनिंग अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल, मेरा महाराष्ट्र में एक ऑफिस है, मेन ऑफिस है, लेकिन अब मेरा काम बढ़ गया तो मैं अब महाराष्ट्र में ही दो और ऑफिस खोल रहा हूँ। ऑफिस 1 के साथ में अब मैंने ऑफिस 2 और ऑफिस 3 के लिए एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया है और ये मेरी मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस हुई और इनके लिए मैंने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया है। तो ये रूल 41, ये ट्रांसफर ऑफ आईटीसी इस केस में काम आता है। क्या मेरा मेन ऑफिस नंबर 1 में जो भी आईटीसी पड़ा है, क्या मैं अपनी ही मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस जिसके पास सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, क्या मैं इनको आईटीसी ट्रांसफर कर सकता हूं? आंसर इज यस। पॉइंट नंबर 1 में यही लिखा है, आप आईटीसी ट्रांसफर कर सकते हो। यू कैन ट्रांसफर दी अनयूटिलाइज्ड आईटीसी होनली और पार्टली। और किस रेशियो में करूंगा? इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स हेल्ड बाय दैट न्यू एंटिटी as on the date of obtaining the registration, जो भी उनके पास असेट्स है। पॉइंट नंबर 2 में बोला, जब आप ये रेशियो ऑफ असेट निकाल रहे हो, उसके लिए जो वैल्यू ऑफ असेट लोगे, सारे असेट्स ले लेना, वो असेट्स भी जिन पे आईटीसी लिया है और वो असेट्स भी जिन पे आईटीसी नहीं लिया है, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आईटीसी लिया है कि नहीं लिया है, आपको सारे असेट्स लेने हैं जो इसके पास में है, ऑफिस 2 के पास में, ऑफिस 3 के पास में, मेरे पास में, ऐसे करके हम रेशियो में उसको बांट देंगे। पॉइंट नंबर 3 में कंप्लायंस है कि भाई जो ट्रांसफरर है, मैं इनको क्रेडिट देना चाहता हूं, तो ट्रांसफरर को कुछ डिटेल्स अपलोड करनी पड़ेंगी अपनी कॉमन पोर्टल पे। ये डिटेल्स उसको अपलोड करनी है विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग द सेपरेट रजिस्ट्रेशन, और इस डिटेल्स मेरे को फर्निश करनी है इन द फॉर्म जीएसटी आईटीसी 02A करके इस फॉर्म में देनी है। मैं अपने कॉमन पोर्टल पे बताऊंगा कि मेरी दो अलग अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशन वाली मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, उनको मेरे को आईटीसी देना है। पॉइंट नंबर 4 में ट्रांसफरी के एंगल से देखो, जो ट्रांसफरी है जब वो अपने पोर्टल पे जाके उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा, तो अपॉन एक्सेप्टेंस जो भी क्रेडिट मैं देना चाह रहा हूं वो उसको मिल जाएगा, उसके क्रेडिट लेजर में चला जाएगा। सिमिलरली ऑफिस नंबर 3 जब वो एक्सेप्ट करेगा, तो अपॉन एक्सेप्टेंस जो भी क्रेडिट मैं उसको देना चाह रहा हूँ इन दैट रेशियो, वो उसके अकाउंट में उसको यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा उसके क्रेडिट लेजर में। बस ये इतना सा सिंपल प्रोविजन था। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये जो 4 पॉइंट्स तुमको दिख रहे हैं, ये चारों पॉइंट्स को अच्छे से रीड करके समझ लो, क्योंकि जो नेक्स्ट वाला पॉइंट करने
उसमें यही सारे चारों पॉइंट्स आ जाएंगे, तो तुम्हारे को वापस डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं जो बोलूंगा वो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये चारों पॉइंट्स अच्छे से रीड करो, नीचे भी काम आ जाएंगे। एक बार यहाँ पे देखो, ट्रांसफर ऑफ आईटीसी वो देख लिया, अगर तुमने रीड कर लिया तो ये वापस मैं बता रहा हूँ कि ट्रांसफर ऑफ आईटीसी का सेकंड केस मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस कर लिया। अब आते हैं थर्ड केस, सॉरी पहला केस। ट्रांसफर ऑफ आईटीसी का पहला केस कौन सा है? ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। तो ये वाला एक केस है ट्रांसफर ऑफ आईटीसी का। यहाँ पे आ जाओ, ये है सेक्शन 18(3), रीड विद रूल 41। अब अगर कोई आपका, आपने आई सपोज आपने वो रीड कर लिया है, ट्रांसफर ऑफ आईटीसी आप कर रहे हो जब आपका कोई चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल मेरी एबीसी लिमिटेड है और एबीसी लिमिटेड मैं पूरा पूरा सेल कर रहा हूं, या एबीसी लिमिटेड का मर्जर हो रहा है, अमालगमेशन हो रहा है, या फिर डीमर्जर हो रहा है। एबीसी लिमिटेड का एक यूनिट मैं डीमर्ज करके अलग कर रहा हूं, बाकी सब कुछ बिजनेस ऐसे ही कंटिन्यू होने वाला है। तो क्या ये ऐसे केसेस में क्या एबीसी लिमिटेड अपनी उस न्यू एंटिटी को, क्या उसके हाथ में जो भी क्रेडिट है वो ट्रांसफर कर पाएगी? अगर न्यू सेल कर रहे हैं तो उस जो ट्रांसफरी एंटिटी क्या उसको क्रेडिट दे पाएंगे? आंसर इज यस। पॉइंट नंबर 1 में बोला है कि भाई जो भी क्रेडिट है इट कैन बी ट्रांसफर टू द न्यू एंटिटी प्रोवाइडेड देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज। ऐसे केसेस में जब आप एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल कर रहे हो तो ट्रांसफर ऑफ असेट्स के साथ में ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज का भी प्रोविजन है। अगर ऐसा है, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज भी हो रही है, तो आप आईटीसी ट्रांसफर कर सकते हो, एक एंटिटी दूसरे को दे सकती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में बोला गया कि अगर डीमर्जर का केस है कि भाई एक इसमें से एक यूनिट अलग हो रहा है, तो ऐसे केस में आप आईटीसी कैसे बांटोगे? इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स विच इज हेल्ड बाय द न्यू एंटिटी। जो भी डीमर्ज एंटिटी है उसके पास जो भी मैंने असेट्स दिए हैं उस रेशियो में ले लेंगे, उस रेशियो में उसको आईटीसी भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब पॉइंट नंबर 3 और 4 कंप्लायंस है, जो हमने, अगर आपने ऊपर देखा है आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में बोला गया कि जो भी ट्रांसफरर एंटिटी है वो अपनी डिटेल्स फर्निश करेगा कॉमन पोर्टल पे इनफॉर्म जीएसटी आईटीसी 02। उधर 02A था, इधर 02 है। और पॉइंट नंबर 4 में बोला गया कि जो भी रेसिपिएंट है जब वो एक्सेप्ट कर देगा तो अपॉन एक्सेप्टेंस जो भी आईटीसी है वो उसके क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर हो जाएगा। द ओनली डिफरेंस जो आपने ऊपर नहीं देखा होगा वो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। पॉइंट नंबर 1 में भी वो रेड लाइन में लिखा हुआ है और पॉइंट नंबर 3 में भी मैंने उसको पिंक हाईलाइट में रखा हुआ है कि जो आपको, जब आप डिटेल्स फर्निश करोगे, आपको प्रैक्टिसिंग सीए या सीएस से एक सर्टिफिकेट देना होगा सर्टिफाइंग दैट ये जो भी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, ये जो भी ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हुआ है, देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज। ऐसा सर्टिफिकेट एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट से लेके फर्निश कर देंगे तो ये भी अपनी काम हो जाएगा। ये पूरे प्रोविजंस थे सेक्शन 18(3) के रीड विद 41, रूल 41। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा सर्कुलर है और इसके बाद तुम्हारा सेक्शन 18 खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट 3 मिनट्स, मैक्स 3 और 4 मिनट्स। ठीक है। यहाँ पे देखो, ये सर्कुलर आया हुआ है, इसके लिए ही आया है, इसके कंटिन्यूएशन में ही है कि अगर कोई डीमर्जर का केस है तो उसके केस में आप ये जो असेट है, मैंने बताया ना कि एक कंपनी में एक यूनिट अलग हो रहा है, तो डीमर्जर में आप रेशियो निकालोगे कि भाई उसको कितने असेट दिए और इस एंटिटी के पास में कितने। तो आपको ये जो रेशियो निकालना है ये आपको स्टेट वाइज देखना है, ऑल ओवर इंडिया वाइज नहीं देखना है कि भाई मेरे इंडिया में कितने असेट थे और मैंने कितने ट्रांसफर किए, मेरे मुंबई में, महाराष्ट्र में कितने असेट थे और मैंने कितने दिए। इस एबीसी लिमिटेड का दिल्ली में अगर कोई ब्रांच था तो दिल्ली में कितने असेट ओल्ड के पास में है और कितने असेट न्यू को दे दिए। अगर इंदौर में, एमपी मध्य प्रदेश में कोई ब्रांच था तो उसमें ओल्ड एंटिटी के पास में कितने असेट है, न्यू को कितने, तो आपको स्टेट वाइज करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट वाले पॉइंट में बोला गया कि जीएसटी आईटीसी 02 ये फॉर्म हर स्टेट में फाइल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में जहां पे ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी बोथ आर रजिस्टर्ड इन सेम स्टेट, वहीं पे आपको ये फॉर्म फिल करके देना है। थर्ड, आपको ये जो अपोर्शनमेंट करना है ये किस रेशियो में करना है। देखो, जो भी आईटीसी है मेरे को तो उस नई वाली एंटिटी को देना, ये आईटीसी तो मैं किस में दूंगा, आईटीसी दूंगा इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स। ठीक है, ये तो फॉर्मूला मुझे पता है, ये बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो मैंने नीचे लिखा हुआ है कि आपको ये आईटीसी जो भी लेना है, आईटीसी बैलेंस जो भी लेना है उसका वो किस डेट का लेना है, तो मुझे वो डेट का लेना है ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटी आईटीसी 02। उस दिन का मुझे आईटीसी बैलेंस लेना है अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का। लेकिन रेशियो में किस दिन का कंप्यूट करूंगा, रेशियो में लूंगा ऑन द डेट, अपॉइंटेड डेट ऑफ डीमर्जर। तो ये अलग अलग डेट्स का आपको लेना है, इसमें ध्यान रखना, गलती मत करना। अगर क्वेश्चन आता है तो आप फ्रेम कर सकते हो। ये सर्कुलर में था और वही पॉइंट नंबर 3 और 4 में वही चीज क्लैरिफाई की गई है, तो आपको ये डेटा किस डेट का लेना है ये मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है ऑलरेडी। पॉइंट 5 और 6 लास्ट पॉइंट है इस सर्कुलर के। पॉइंट 5 में बोला गया कि जो भी आप ये आईटीसी का बैलेंस लोगे ना, ये ऊपर दिख रहा है एकदम टॉप कॉर्नर में, तुमको आईटीसी बैलेंस लोगे, वो आपको जो लेना है वो टोटल लेना है,
मतलब आपकी सीजीएसटी में कितना है, एसजीएसटी में कितना है, आईजीएसटी में कितना है, यूटीजीएस सब मिला के ये टोटल आईटीसी बैलेंस लेना और उस पर रेशियो लगा देना। तो आपको जो अमाउंट आएगा वो भी टोटल आएगा कि भाई मेरे को एक जो एबीसी लिमिटेड है उसको अपनी डीमर्ज एंटिटी को कितना क्रेडिट पास करना है, वो आपको जो एक अमाउंट आएगा सिंगल, ठीक है, सी एस सब कुछ मिला के। अब जो भी अमाउंट आएगा 3 लाख रुपीज, उसमें से सी कितना देना, एस कितना देना, आई कितना देना, यूटीजीएसटी कितना देना, वो मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर है, मतलब ट्रांसफरर के ऊपर है, ट्रांसफरर शैल बी एट द लिबर्टी टू डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड अंडर ईच टैक्स एक्ट। वो चाहे तो उस 3 लाख रुपीज का पूरा सीजीएसटी दे दे, इस 3 लाख रुपीज का पूरा आईजीएसटी दे दे, वो चाहे तो इस 3 लाख रुपीज का थोड़ा सीजीएसटी, थोड़ा एसजीएसटी, थोड़ा आईजीएसटी, जो भी है वो प्रोपोर्शन वो ट्रांसफरर डिटरमाइन करता है, ट्रांसफरर को कितना देना है उस ट्रांसफरी डीमर्ज एंटिटी को। ये पूरा सर्कुलर था, ये पूरा सेक्शन 18 था, सेक्शन 19 अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो ये पूरा तुमको यहाँ पे टेबल अपना कवर हो गया। सेक्शन 18 के जितने भी अलग अलग केसेस थे, सर्कमस्टेंसेस थे, ये हमने कवर अप कर लिए। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेक्शन 19। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जो तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है जॉब वर्क प्रोसीजर, और ये जॉब वर्क प्रोसीजर का पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसको पूरा स्टार्ट टू एंड सारे प्रोसीजर्स इस डायग्राम में कवर्ड हो जाएंगे। अगर आप 3 स्काई ब्लू कलर वाली हाईलाइटेड देखोगे, मैंने इस पूरे डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करने के लिए उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। फर्स्ट पार्ट तुमको टॉप पे दिख रहा होगा, पार्ट ए में है व्हेन द गुड्स आर सेंट टू द जॉब वर्कर, तब क्या क्या काम होंगे प्रिंसिपल जब गुड्स को सेंड कर रहा है टू द जॉब वर्कर। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा, वो सेकंड सेंटर के एकदम बॉटम में मैंने नीचे लिखा है पार्ट बी में, दैट इज गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड बैक विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। ये सेकंड पार्ट है जॉब वर्क प्रोसीजर का। एंड थर्ड इज जब सेक्शन सी में हम लोग जाएंगे, वो तुमको वापस टॉप पे दिख रहा होगा टुवर्ड्स द कॉर्नर, दैट इज पार्ट सी, सप्लाई डायरेक्टली फ्रॉम जॉब वर्कर्स प्रीमाइसेस। तो इनको 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, मैं तुमको पढ़ाऊंगा भी 3 पार्ट्स में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ऐसे करके पूरा जॉब वर्क प्रोसीजर तुम समझ पाओगे, और पूरा इस पूरे डायग्राम को तुम एक बार में खा नहीं सकते हो, ठीक है, इसको ब्रेक ब्रेक करके खाना पड़ेगा, पूरा ब्रेक ब्रेक करके समझना पड़ेगा। लेट्स गो बैक टू द स्क्रीन, लेट्स गो बैक टू द नॉर्मल नोट्स, जहाँ पे मैं तुमको जाके पूरी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड, एक एक प्रोविजन कवर करेंगे, ठीक है। ये है सेक्शन 19, सेक्शन 143 एंड रूल 45 जॉब वर्क प्रोसीजर वाले सारे प्रोविजंस। अब तुमने स्क्रीन पे वो देख लिया सारे डायग्राम, वो पूरा फुल स्क्रीन वाला डायग्राम तुमने देख लिया, जहाँ पे जॉब वर्कर के सारे प्रोविजंस कवर्ड है, स्टार्ट टू एंड सारे प्रोविजंस कवर्ड है। लेकिन उस पूरे डायग्राम को एक साथ खाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको बिट्स एंड पीसेस में पढ़ते हैं। ये सेक्शन की हेडिंग और उसके नीचे तुमको दिख रहा है पार्ट ए, दैट इज व्हेन द गुड्स आर सेंट टू द जॉब वर्कर। तो ये वाले पार्ट की बात करते हैं, जब प्रिंसिपल ने गुड्स को जॉब वर्कर के पास में भेजा है तब उसको क्या क्या प्रोविजंस अप्लाई करने होंगे। इसको यहां से देख के फटाफट से मैं तुमको वापस नोट्स पे लेके आता हूँ। प्रिंसिपल क्या करता है, पहले इनपुट्स और कैपिटल गुड्स को खरीद लेता है और उसके ऊपर वो आईटीसी ले लेगा। अब वो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स जब वो जॉब वर्कर के पास में भेजता है, अच्छी बात यह है कि वो गुड्स को जॉब वर्कर के पास में भेज सकता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स या फिर विदाउट रिवर्सल ऑफ आईटीसी, कुछ भी जरूरत नहीं है। लेकिन उसको कंप्लाई करने होंगे 5 कंडीशंस, 5 चीजों का उसको ध्यान देना होगा। पहले तो ये, जब भी वो गुड्स को भेजेगा जॉब वर्कर के पास में, उसको एक प्रायर इंटीमेशन देना होगा प्रॉपर ऑफिसर को। दूसरी बात ये कि जब भी वो मूवमेंट कराता है किसी जॉब वर्कर के पास में, ये सारी मूवमेंट होती है अंडर द कवर ऑफ अ डिलीवरी चलन, टीसी मतलब डिलीवरी चलन। थर्ड इज, अगर कोई ई-वे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट है तो उसको ई-वे बिल भी जनरेट करना होगा। और फोर्थ चीज, इस पूरे सारी जो भी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स भेज रहा है, इसको भेजने की और सारे इनपुट्स और कैपिटल गुड्स का प्रॉपर अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना होगा। और लास्ट वाले पॉइंट में बोला गया कि जो भी डिटेल्स ऑफ डिलीवरी चालान है, जो गुड्स की भेजे जाती है और वापस आते हैं, सारे गुड्स की जो डिलीवरी चालान की डिटेल्स है वो फर्निश करनी होगी इन फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04। ये प्रिंसिपल को सारे काम करने होंगे। अब एक बात समझना, मैंने डिलीवरी चालान के लिए बात की थी कि अगर प्रिंसिपल जॉब वर्कर के पास में गुड्स भिजवा रहा है तो वो मूवमेंट होती है अंडर द कवर ऑफ अ डिलीवरी चालान। लेकिन अगर हम आगे की बात करें कि जॉब वर्कर जब आगे गुड्स को मूव कराता है तो सारी मूवमेंट, जो भी मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट होती है अंडर द कवर ऑफ अ डिलीवरी चालान। स्क्रीन पे देखो, प्रिंसिपल ने गुड्स भेजे जॉब वर्कर के पास में अंडर द कवर ऑफ अ डिलीवरी चालान, और एक जॉब वर्कर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, जितनी भी आपस में इनकी मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट भी होगी अंडर द कवर ऑफ अ डिलीवरी चालान। एंड लास्टली फाइनल जॉब वर्कर के पास से जब गुड्स प्रिंसिपल के पास में आ रहे हैं, तभी भी वो खाली नहीं आएंगे। इनवॉइस नहीं है तो क्या हो गया, उस पर डिलीवरी चालान होगा। ये मूवमेंट होती है अंडर द कवर ऑफ अ डिलीवरी चालान। ये ध्यान रखना, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बार बार ये लोग पूछ लेते हैं, कहीं से भी कुछ भी आ जाता है, इसलिए ये तुमको ऐसे बता रहा हूँ मैं फटाफट से सारी चीजें। तो ये तुमने देख लिया, ये मूवमेंट होती है अंडर द कवर ऑफ अ डिलीवरी चालान। ये हमने देखा कि जब गुड्स भेजते हैं जॉब वर्कर के पास में तो कौन से 5 चीजें हैं, ये 5 चीजें हैं। अब अपन देखते हैं ये सारे प्रोविजंस वर्डिंग्स में, सारे एक्ट में, सारे आईसीएम मॉड्यूल में कैसे लिखे।
पहली बात तो प्रिंसिपल जब भी ऐसे कोई गुड्स है वो ही इज एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी ऑन दोस इनपुट्स और कैपिटल गुड्स व्हिच ही इज सेंडिंग टू द जॉब वर्कर, तो उनके ऊपर वो आईटीसी अवेल कर सकता है। और उसी पॉइंट नंबर 1 में दूसरी बात ये भी बोल दी कि प्रिंसिपल कैन आल्सो अवेल आईटीसी इवन व्हेन दोस गुड्स आर सेंट डायरेक्टली टू द जॉब वर्कर विदाउट ब्रिंगिंग दोस गुड्स टू हिज प्लेस ऑफ बिजनेस। मान लो कोई बिल टू शिप टू मॉडल का केस है जहाँ पे बिल प्रिंसिपल के पास में आ रहा है और गुड्स की शिपिंग डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास में हो रही है, तो ऐसे केस में भी प्रिंसिपल आईटीसी ले सकता है, वो अवेल कर सकता है, भले ही गुड्स डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास में भिजवा दिए। तो ये था कि गुड्स जब आप खरीद रहे हो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स, क्या उसके ऊपर आईटीसी मिलेगा? यस। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि जब आप गुड्स को जॉब वर्कर के पास में भेज रहे हो, व्हेन दोस गुड्स आर सेंट टू द जॉब वर्कर, देयर इज नो नीड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। आप मूवमेंट ये भेज सकते हो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एंड विदाउट रिवर्सल ऑफ आईटीसी। आपको ना टैक्स पे करना है ना आईटीसी रिवर्सल करना है। थर्ड पॉइंट इज जब भी मूवमेंट करा रहे हैं बिफोर द मूवमेंट ही विल हैव टू सेंड एन इंटीमेशन टू द प्रॉपर ऑफिसर। एंड फोर्थ पॉइंट, जैसा मैंने तुमको बताया, ये जो भी मूवमेंट होती है ये मूवमेंट होती है अंडर द कवर ऑफ डिलीवरी चलन। अब एक बात समझना, प्रिंसिपल से जॉब वर्कर के पास की जो मूवमेंट होती है ये होती है अंडर द कवर ऑफ डिलीवरी चलन, लेकिन जॉब वर्कर टू जॉब वर्कर, जॉब वर्कर टू जॉब वर्कर, जॉब वर्कर टू जॉब वर्कर एंड फाइनली फाइनल जॉब वर्कर से लेकर प्रिंसिपल, ये आगे वाली जो मूवमेंट होती है इसमें डिलीवरी चलान के दो ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे देखो स्क्रीन के एकदम नीचे साइड पे मैंने बोला कि ये वाली आगे वाली मूवमेंट एंड फाइनल जॉब वर्कर से जब प्रिंसिपल के पास में आते हैं, इस केस में या तो जितनी बार मूवमेंट हो रहा है जॉब वर्कर हर बार एक फ्रेश डिलीवरी चलान इशू करे, या फिर प्रिंसिपल हर बार एक फ्रेश डिलीवरी चलान इशू करे, या फिर प्रिंसिपल का जो ओरिजिनल पहला वाला डिलीवरी चलान था उसी को ये लोग एंडोर्स करके आगे मूव करा सकते हैं, उसी के पीछे लिख लिख के बार बार आगे डिटेल्स लिख के क्वांटिटी लिख के आगे उसी डिलीवरी चलान को आगे मूव कर सकते हैं, चलेगा। तो ये डिलीवरी चलान के सारे पोर्शन थे, ये मैंने डायग्राम से बता दिया, यहां से बता दिया। अब एक बात समझना, अगर ई वे बिल की रिक्वायरमेंट है तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट को भी कंप्लाई करना होगा। जनरली होता क्या है, अगर प्रिंसिपल एक दूसरे स्टेट में और जॉब वर्कर किसी दूसरे स्टेट में है तो ये मूवमेंट कराने के लिए ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। अगर प्रिंसिपल जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो करा दे, और अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो वो खुद करा दे। लेकिन अगर दोनों ही जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो फिर उनकी आपसी मर्जी है, जो भी दोनों आपस में डिसाइड कर ले वो कर सकते हैं। अब आगे उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में बोला गया कि जो भी गुड्स भेजे जाते हैं जॉब वर्कर के पास में, इनकी प्रॉपर अकाउंट्स रखनी पड़ती है एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल टू कीप प्रॉपर अकाउंट्स ऑफ दोस इनपुट्स और कैपिटल गुड्स। ये पॉइंट 7 थोड़ा टेढ़ा सा है, लेकिन ठीक है, सिलेबस में है तो इसको एक बार देख लेना, अच्छे से ध्यान देना मेरी तरफ। जो भी डिलीवरी चलान है, डिलीवरी चलान दो तरीके के, जो प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर के पास में भेजे एंड जो जॉब वर्कर के पास से प्रिंसिपल के पास में आ गए, उनके आपस मूवमेंट वाला नहीं। ये दो वाले जो डिलीवरी चलान है, इनकी ये सारे डिलीवरी चलान की डिटेल्स प्रिंसिपल को फर्निश करनी होगी इन फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04। अब नीचे उस ब्रैकेट में मैंने जीएसटी फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04 की दो बातें बताई है। पहली बात तो ये कि ये फॉर्म आपको कब पर सबमिट करना होता है, कब फर्निश करना होता है। तो कोई भी स्पेसिफाइड पीरियड का आपको जब फॉर्म सबमिट करना है, ये आईटीसी 4 वाला फॉर्म, तो उसकी पीरियड स्पेसिफिक पीरियड खत्म होने के बाद 25th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, आपको पीरियड खत्म होने के बाद जो भी कमिंग मंथ है उसका 25th तक ये जमा करना है। लास्ट वाले इसमें बोला स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब कोई भी एक ऐसा पर्सन है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर वाज एक्सीडिंग रुपीज, एग्रीगेट टर्नओवर वाज एक्सीडिंग रुपीज 5 करोड़, तो उसको सेमी एनुअली साल में 2 बार ये फॉर्म जमा करने होंगे। अप्रैल टू सितंबर मंथ का फॉर्म जमा करना होगा और सितंबर खत्म होने के बाद 25 अक्टूबर, और दूसरा उसको अक्टूबर टू मार्च का भी फॉर्म जमा करना होगा और वो होगा मार्च खत्म होने के बाद 25 अप्रैल, अगर उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर इज एक्सीडिंग 5 करोड़। अगर उसका एक्सीडिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है तो उसको फिर एक ही एनुअली फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04 देना है, और वही पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, दैट इज 25th अप्रैल तक उसको ये फॉर्म सबमिट करना होगा। तो ये डिटेल्स थी फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04 की। इसी के साथ वो पार्ट ए पूरा खत्म हुआ। अब पार्ट बी में क्या बोला, देखो गुड्स अब जॉब वर्कर के पास में पड़े हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो जॉब वर्कर के पास से गुड्स वापस प्रिंसिपल के पास में मंगवा लिया जाए, या फिर जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से डायरेक्टली उनको आगे सप्लाई कर दें डायरेक्टली टू द कस्टमर। ठीक है, तो हम पार्ट बी में डिस्कस करते हैं कि जॉब वर्कर के पास से गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड बैक बाय द प्रिंसिपल विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। ये पार्ट बी है, इसको समझने के लिए फटाफट से यहां से देख लो, एकदम दिमाग में बैठ जाएगी बातें। प्रिंसिपल ने गुड्स भेजे थे उसके पास में, और प्रिंसिपल के यहाँ से गुड्स, जॉब वर्कर के यहाँ से गुड्स वापस आ जाने चाहिए विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। यहाँ पे आपको 5 प्रोविजंस देखने हैं। पहला प्रोविजन, भाई कितने टाइम लिमिट में ये गुड्स वापस आने चाहिए। दूसरा, what will be the time period in those cases when the goods were directly sent to the job worker। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है।
और थर्ड वाला, क्या कोई एक्सटेंशन टाइम मिलेगा क्या, मतलब इसको 1 ईयर या 3 ईयर जो भी टाइम पीरियड है, क्या एक्सटेंशन मिलेगा वो देखेंगे। और फोर्थ इज, अगर टाइम लिमिट कंप्लाई नहीं किया विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, वापस गुड्स नहीं आए तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। एंड लास्टली, मोल्ड्स एंड डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स और टूल्स, ये ऐसे चीजें हैं जिनके लिए इट इज देयर इज एन एक्सेप्शन कि भाई तब यहाँ पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होते, ना उनको वापस लाना पड़ता है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, ना उनको आगे सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वो एक बार जॉब वर्कर के पास भेजे तो भूल जाओ, ऐसी बातें होती है। तो ये पांचों जो प्रोविजन हमने देखे ये उससे रिलेटेड है, दैट गुड्स आर टू बी रिसीव्ड बैक बाय द प्रिंसिपल विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। कितना टाइम पीरियड है? पॉइंट नंबर 8 तो मैंने बता दिया कि भाई दो ऑप्शन है, या तो वापस रिसीव करवा लो या फिर वहां से डायरेक्टली सप्लाई कर लो। पॉइंट नंबर 9 में टाइम लिमिट बताया गया है, देयर इज अ टाइम लिमिट 1 ईयर और 3 ईयर रिस्पेक्टिवली। अगर इनपुट्स है तो जिस दिन से इनपुट्स भेजे थे वहां से 1 ईयर के अंदर वो वापस आ जाने चाहिए। और अगर कैपिटल गुड्स है तो जहां जिस दिन से भेजे थे, जब से वो भेजे थे, वहां से 3 इयर्स के अंदर वो वापस आ जाने चाहिए। ये दो टाइम लिमिट है इनपुट्स और कैपिटल गुड्स के। लेकिन पॉइंट नंबर 10 वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे अटेम्प्ट में एमसीक्यू आ गया था इसी पॉइंट के ऊपर, पॉइंट नंबर 10 के ऊपर, ठीक है। तो ये कहीं से भी छोटा सा एक एलिमेंट पूछ के पूछते हैं, मेरे को याद है इसलिए मैंने तुमको बताया कि व्हाट विल बी द टाइम लिमिट अगर जॉब वर्कर के पास गुड्स डायरेक्टली भिजवा दिए थे, डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस में गुड्स भिजवा दिए थे, तो उसमें क्या होगा? उसमें आपको 1 ईयर और 3 ईयर काउंट करना है फ्रॉम द डेट व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड बाय द जॉब वर्कर। व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड बाय द जॉब वर्कर, वहां से 1 ईयर के अंदर वापस आ जाने चाहिए अगर इनपुट्स है तो, और 3 ईयर के अंदर वापस आ जानी चाहिए अगर कैपिटल गुड्स है तो। एक्सटेंशन मिलेगा क्या? नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या एक्सटेंशन मिलेगा? आंसर इज यस। कमिश्नर के पास पावर है, वो एक्सटेंशन दे सकता है। अगर इनपुट्स है तो इनपुट्स के केस में ओरिजिनल पीरियड 1 ईयर प्लस 1 ईयर का एक्सटेंशन मैक्सिमम 2 इयर्स हो जाएगा। और अगर इनपुट के अलावा कैपिटल गुड्स है तो ओरिजिनल पीरियड 3 इयर्स का प्लस 2 ईयर का एक्सटेंशन मिलेगा। मैक्सिमम 5 इयर्स का टाइम लिमिट है कैपिटल गुड्स के लिए। तो ये एक्सटेंशन टाइम लिमिट था। अब आ रहा है सबसे महा इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि इसको अच्छे से समझना। पॉइंट नंबर 12 में बोला गया कि अगर ये टाइम लिमिट फॉलो नहीं किया तो 1 ईयर और 3 इयर्स के अंदर वो, या फिर एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के अंदर गुड्स वापस नहीं आए, पूछा कैपिटल गुड्स, तो क्या होगा? पॉइंट नंबर 12 का सब पॉइंट 1 ये बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो इट विल बी डीम्ड एज, ये जो भी सब सप्लाई, इट विल बी डीम्ड एज द सप्लाई मेड बाय द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर ऑन द डेट व्हेन द गुड्स वर सेंट बाय द जॉब वर्कर, बाय द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर। ये मान लिया जाएगा कि प्रिंसिपल की सप्लाई है, प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को गुड्स सप्लाई किए थे और वो उस दिन की सप्लाई मानी जाएगी जिस दिन प्रिंसिपल ने उनको गुड्स भेजे थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस सेकंड पॉइंट में बोला गया कि प्रिंसिपल को उस पर टैक्स पे करना होगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, इतने पीरियड का आपको इंटरेस्ट भी उसको पे करना होगा। उसी का पॉइंट नंबर 12 का थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि प्रिंसिपल को एक इनवॉइस इशू करना होगा, साथ ही साथ उसको ये सारी जो भी उसने ऐसे किए हैं धंधे, ये जॉब वर्कर वाली जो सप्लाई है उसको अपने जीएसटी में डिक्लेयर भी करना। और लास्ट वाला पॉइंट ये बोलता है कि अब जब भी फ्यूचर में जॉब वर्कर अब गुड्स को वापस रिटर्न भिजवाएगा तब ये सेपरेट, इट विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सप्लाई। ये माना जाएगा कि जॉब वर्कर ने उन गुड्स को प्रिंसिपल को सप्लाई किया है, वो एक सप्लाई ट्रांजैक्शन ट्रीट किया जाएगा। जॉब वर्कर उस पर टैक्स पे करेगा और प्रिंसिपल उस चीज का आईटीसी अवेल कर सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन ये तुमको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे बात समझना। एक्सेप्शन में बोला गया कि जो मोल्ड्स एंड डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स हैं, उसके लिए मैंने हाईलाइट करके रखा है। ये पूरा जो पॉइंट है एक्सेप्शन वाला इंपॉर्टेंट है। Molds and dies, jigs and fixtures के लिए neither there is a requirement to bring back those goods by the to the principal, neither to supply directly from the job worker's place of business to the customer। तो ना वापस मंगवाना है ना आगे भिजवाना है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड ऑल्सो देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी इवन दोज गुड्स आर नॉट रिसीव बैक। अगर नहीं भी आए तो भी चलेगा, क्योंकि मोल्ड्स एंड डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स, टूल्स ये कंज्यूमेबल इन नेचर होते हैं। ये वहीं पे कंज्यूम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वापस बचते ही नहीं है। इसीलिए ना वापस मंगवाना है ना डायरेक्ट सप्लाई करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक्सेप्शन है, ठीक है। इसी के साथ ये पॉइंट खत्म होता है। अब पॉइंट नंबर सी है, लास्ट वाला पॉइंट है जॉब वर्कर का। इसमें देखना आप, सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द जॉब वर्कर्स प्लेस ऑफ बिजनेस टू द कस्टमर। क्या ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज यस, वेरी वेल कर सकते हैं। अब स्क्रीन पे देख लो, जॉब वर्कर के यहाँ से डायरेक्टली सप्लाई कर सकते हैं, ये प्रिंसिपल की सप्लाई मानी जाएगी। लेकिन ऐसा करने के लिए 4 चीजों का ध्यान देना है। इसमें पॉइंट नंबर ये 1 ये बोलता है कि यहाँ पे भी आपको टाइम लिमिट कंप्लाई करनी होगी कि भाई 1 ईयर और 3 ईयर के अंदर वो सप्लाई हो जानी चाहिए टू द कस्टमर। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि ऐसा करने के लिए प्रिंसिपल को कुछ करना होगा, ही विल हैव टू डिक्लेयर जॉब वर्कर्स प्लेस ऑफ बिजनेस एज हिज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस।
लेकिन उसका पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि भाई कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे देयर इज नॉट नेसेसरी, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू डिक्लेयर जॉब वर्कर्स प्लेस ऑफ बिजनेस एज इज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये एक्सेप्शन है। एंड लास्ट वाला पॉइंट है वेस्ट एंड स्क्रैप का। भाई वेस्ट एंड स्क्रैप के लिए कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोविजंस है, वो वहीं पे जाके देखेंगे, तुमको फटाफट समझ में आ जाएगा। इसी के साथ जॉब वर्कर के सारे प्रोविजन खत्म हो जाएंगे, जैसे ये लास्ट वाला वेस्ट एंड स्क्रैप का प्रोविजन आएगा ये पूरे पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो वापस चले जाते हैं जॉब वर्कर का लास्ट पॉइंट पे। 14th वाला पॉइंट ये बोलता है कि प्रिंसिपल अगर जॉब वर्कर के पास से वहां पे डायरेक्टली सप्लाई करना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन उसको 1 ईयर और 3 ईयर का टाइम लिमिट फॉलो करना होगा। विद इन 1 ईयर उसको इनपुट सप्लाई कर देने होंगे, और अगर कैपिटल गुड्स है तो विद इन 3 ईयर्स उसको ये चीजें सप्लाई कर देनी होंगी। जिस दिन से प्रिंसिपल के यहाँ से निकला था वहां से 1 ईयर और 3 ईयर के अंदर वो डायरेक्टली सप्लाई हो जाने चाहिए। और अगर डायरेक्ट वो बिल टू शिप टू मॉडल है जहाँ पे गुड्स डायरेक्टली पहुंचे थे जॉब वर्कर के पास में, तो 1 ईयर और 3 ईयर वहां से काम करना। प्लस अगर एक्सटेंशन है, कमिश्नर के पास पावर है, एक्सटेंशन देता है तो वो भी तुमको मिल जाएगा इनपुट्स के केस में प्लस 1 ईयर का एक्सटेंशन, और कैपिटल गुड्स के केस में प्लस 2 ईयर्स का एक्सटेंशन। ये पॉइंट 14 था। उसके बाद पॉइंट 15 बोलता है कि ऐसा करने के लिए, डायरेक्टली सप्लाई करने के लिए फ्रॉम जॉब वर्कर्स प्लेस ऑफ बिजनेस टू फर्दर कस्टमर, उसको डिक्लेयर करना होगा जॉब वर्कर्स प्लेस ऑफ बिजनेस एज हिज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। लेकिन नेक्स्ट वाला जो 16 पॉइंट है बोलता है ऐसा जरूरी नहीं है। इन 2 केसेस देयर इज नो नीड, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू डिक्लेयर जॉब वर्कर्स प्लेस ऑफ बिजनेस एज हिज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। एक तो वो केस जहां पे जीएसटी में जॉब वर्कर ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 25, या फिर जहां पे प्रिंसिपल इज एंगेज इन मेकिंग दो सप्लाई ऑफ गुड्स व्हिच आर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। अगर ऐसी कोई सप्लाई कर रहा है तो ऐसे केस में जरूरत नहीं है टू डिक्लेयर हिज प्लेस ऑफ बिजनेस एज हिज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। लास्टली सेक्शन पॉइंट नंबर 17 में ये बोला गया कि वेस्ट एंड स्क्रैप के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन। अगर वेस्ट एंड स्क्रैप जॉब वर्कर के प्लेस ऑफ बिजनेस में यहाँ पे कुछ जमा हो गए वेस्ट एंड स्क्रैप, तो उसको 2 तरीके के सप्लाई अप्लाई हो सकते हैं। मतलब या तो प्रिंसिपल जॉब वर्कर उसको सप्लाई कर दे अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस से, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो सप्लाई कर दे, उसका सप्लाई माना जाएगा, उसी को टैक्स पे करना होगा। या फिर वेस्ट और स्क्रैप को प्रिंसिपल सप्लाई कर सकता है जॉब वर्कर के प्लेस ऑफ बिजनेस से डायरेक्टली टू द कस्टमर, और ऐसा करने पे प्रिंसिपल की सप्लाई मानी जाएगी, प्रिंसिपल को ही टैक्स पे करना होगा। यहाँ पे उससे रिलेटेड नीचे येलो वाला पॉइंट ये बोलता है कि अगर प्रिंसिपल डायरेक्टली सप्लाई करवा रहा है वेस्ट और स्क्रैप को टू द कस्टमर फ्रॉम जॉब वर्कर्स प्लेस ऑफ बिजनेस, तो उसको ये ऊपर वाले प्रोसीजर्स कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स प्रिंसिपल को जॉब वर्कर की प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है एज इज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। ये पूरे प्रोविजंस थे जॉब वर्कर के सेक्शन 19, सेक्शन 143, रूल 45 के, ये पूरे खत्म होते हैं। अब मैं तुमको स्क्रीन पे एक बार वो फुल डायग्राम चार्ट दिखा देता हूँ जिससे तुमको सारी कॉन्सेप्ट वापस से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक बार देख लेना। ये है पूरा वो जॉब वर्क प्रोसीजर का, वापस तुम देख लो स्टार्ट टू एंड। ये पूरा एक बार से पॉज करके इसको अपने पास नोट करके रख लो अपने इसमें कॉपी में। अगर नहीं टाइम है परमिट करता है तो ही देखना, वरना एक बार बस उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो। एंड विल नाउ स्विच टू नेक्स्ट सेक्शन। ये है 6 के बाद देखेंगे सेक्शन 20। नेक्स्ट है सेक्शन 20, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाय आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब नेक्स्ट 5-7 मिनट्स में ये पूरे प्रोविजंस खत्म हो जाएंगे सेक्शन 20 और 21 के, ठीक है। आईएसडी वाले प्रोविजंस में इसका पहला प्रोविजन है डेफिनेशन का। इसका डेफिनेशन आपको याद बात कुछ नहीं करना है, बस एक बार अच्छे से रीड कर लो, और नहीं भी समझ में आ रहा है तो मैं तुमको यहाँ से फटाफट से बता देता हूँ। कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उस एबीसी लिमिटेड की ये आईएसडी है ब्लू कलर की, और ग्रे कलर के उसके 3 ऑफिस है। ये एबीसी लिमिटेड का ही है, ऑफिस 1, 2, 3 उसी का ऑफिस है, और आईएसडी भी उसी का है। होता क्या है जनरली देखो, पहले ऑफिस की नजर देखो। ऑफिस जो भी इनपुट सर्विसेज है वो ये ऑफिस कंज्यूम करते हैं, ऑफिस अवेल करते हैं इनपुट सर्विसेज ये अवेल करते हैं, लेकिन उनका इनवॉइस आता है आईएसडी के पास में। आईएसडी के पास में इनवॉइस आता है इनपुट सर्विसेज का, और वो क्रेडिट उसके ऊपर जो भी इनपुट टैक्स लगा है उसका आईटीसी आईएसडी ले लेता है, और उसका आईटीसी फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है इन ऑफिसेज को, और वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक आईएसडी डॉक्यूमेंट इशू करता है। इसलिए तुमको ये 3 स्टेप वाइज वो मैंने येलो कलर में हाईलाइट करके रखे हैं। पॉइंट नंबर 1 कि भाई इनपुट सर्विसेज तो ये अवेल करते हैं, लेकिन उसका इनवॉइस आता है यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 आईएसडी के पास में, और उस इनवॉइस पे जो भी आईएसडी जो भी आईटीसी लगता है वो आईटीसी पहले तो आईएसडी ले लेता है, और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है इन तीनों ऑफिस को, जितने भी ऑफिस है उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट इशू करता है आईएसडी डॉक्यूमेंट। तो इन शॉर्ट अगर आप आईएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो काम क्या करता है, आईएसडी एक इनवॉइसेस लेता है, जो भी इनपुट सर्विसेज के उसके पास इनवॉइसेस आते हैं, और उसके ऊपर का आईटीसी वो उस रिलेटेड ऑफिस जो भी हैं जो सेम पैन पे रजिस्टर्ड है उनको वो आईटीसी बांट देता है, ठीक है। ये एक तरीके से उसकी डेफिनेशन थी, ये तुमको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे आ जाना, तुमको समझ में आएगा बाकी सारी चीजें।
पॉइंट नंबर 2 में बोला गया कि अगर आईएसडी को कोई भी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, सब वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। पहली कंडीशन, जो भी अमाउंट ऑफ क्रेडिट वो डिस्ट्रीब्यूट करता है इन ऑफिसेस को, दैट अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। जितना इसके पास में क्रेडिट है वो उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, इससे ज्यादा वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। सेकेंड पॉइंट, अगर कोई ऐसी सर्विस है विच इज एट्रीब्यूटेबल टू अ पर्टिकुलर रेसिपिएंट, उसने ही रिसीव किए वो सर्विसेज, तो इस पे इनपुट टैक्स पे जो भी आईटीसी है वो आईटीसी सिर्फ उसी रेसिपिएंट ऑफिस को जाएगा। उसके नीचे वाला पॉइंट बोलता है कि अगर कोई ऐसी सर्विस है विच इज एट्रीब्यूटेबल टू मोर देन वन ऑफिस, तो अगर दो लोग, एक से ज्यादा लोगों ने वो सर्विस कंज्यूम की है, तो उस इनवॉइस पे जो भी इनपुट टैक्स लगा है उसका आईटीसी, ये जितने भी लोगों ने, जितनी भी ऑफिस ने कंज्यूम किया है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ऑन प्रो रेटा बेसिस। इनका रेशियो लिया जाएगा टर्नओवर इन स्टेट का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन स्टेट लेंगे और उस रेशियो में इनको यहाँ पे क्रेडिट बांट देंगे जो भी आईटीसी है इसका। वहां पे नीचे उसके बाद लिखा, अगर कॉमन, अगर कोई ऐसी सर्विस है जो कॉमन सब ऑफिस ने यूज की है, तो उसके ऊपर का जितना भी आईटीसी है वो कॉमनली सब में बांट देंगे, लेकिन एक रेशियो लिया जाएगा, रेशियो लिया जाएगा ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और उस टर्नओवर में इनको क्रेडिट बांट दिया जाएगा। ये सारे पॉइंट्स थे। अब इसमें पॉइंट नंबर ई और एफ है वो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने मार्क करके रखे हैं। उसमें ये बोला गया कि अगर आईएसडी के पास कोई भी क्रेडिट आता है और उसको पता है कि इन रेसिपिएंट्स को बांटना है क्योंकि इन्होंने सर्विस कंज्यूम की है, वो इनको क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा even though the recipient is unregistered or the recipient is making exempt supplies। वो ये नहीं देखता कि जिसको क्रेडिट देना है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो exempt supplies कर रहा है टैक्स, वो क्रेडिट दे देगा। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है रेसिपिएंट के ऊपर, वो क्रेडिट ले या ना ले, वो अपने हिसाब से चेक करे, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। उसके नीचे वाला पॉइंट भी यही बोलता है, बोथ इनएलिजिबल एंड एलिजिबल क्रेडिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड बट दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड सेपरेटली। 17.5 वाला ब्लॉक क्रेडिट होगा तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब वो रेसिपिएंट के ऊपर है, वो देखिए कि भाई उसके ऊपर वो क्रेडिट रिसीव कर सकता है, अवेल कर सकता है, नहीं अवेल कर सकता है, नहीं करेगा तो वो नहीं लेगा, लेकिन आईएसडी तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है। लास्ट वाले पॉइंट में बोला गया, अगर सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी जो भी क्रेडिट है ये सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये सारे प्रोविजन थे आईएसडी के। अब थोड़े और हैं, नेक्स्ट 5 मिनट्स में हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, तो भाई आईटीसी, जो भी आईएसडी के पास में आईटीसी पड़ा है, इतना आईटीसी मान लो, इतना आईटीसी पड़ा है, ये किस रेशियो में डालेगा, तो टर्नओवर इन स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट लेगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, डिवाइड बाय टर्नओवर इन स्टेट ऑफ ऑल द रेसिपिएंट्स ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब वो रेशियो में बांट देगा। लेकिन एक खास बात ध्यान रखना, उस फॉर्मूला के नीचे नोट में मैंने ये बात लिखी है कि अगर आपको ऐसे तो क्या लेना है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन स्टेट लेना है हर एक रेसिपिएंट का, लेकिन जितने भी रेसिपिएंट है उसमें से अगर एक का भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन स्टेट नहीं है, तो फिर आप यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे नहीं होगी, फिर आप किसी का भी नहीं ले सकते। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो भी मंथ में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके पहले का लास्ट क्वार्टर जो होगा वो लास्ट क्वार्टर का टर्नओवर इन स्टेट लेना सबका, और आपको उस रेशियो में बांटना होगा। ठीक है, ये है पूरी कहानी ये फॉर्मूला की। उसके बाद में पॉइंट नंबर 4 में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। अब एक बात समझना, पॉइंट 4 में अगर बोला है अगर आईटीसी ऑफ आईजीएसटी है तो वो हमेशा आईजीएसटी की तरह ही बांटा जाएगा। रेसिपिएंट सेम स्टेट में है या डिफरेंट स्टेट में है, हमेशा आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी की तरह ही बांटा जाएगा। प्रॉब्लम आती है सी और एस के टाइम पे, अगर सी और एस बांटना है और जो रेसिपिएंट है वो सेम स्टेट में है, तो फिर तो सी और एस का क्रेडिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, अगर रेसिपिएंट सेम स्टेट में। लेकिन भाई साहब आती है गोल्ड माइन इंफॉर्मेशन, अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट बांटना है और रेसिपिएंट किसी और स्टेट का है, तब सी और एस को सी और एस की तरह नहीं बांट पाएंगे, तब इनका टोटल कर लेना सी और एस का और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना आईजीएसटी की तरह। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। उसके बाद में कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है डिस्ट्रीब्यूशन के। पॉइंट नंबर 5 में बोला गया कि जब भी आईएसडी को कोई क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो एक आईएसडी इनवॉइस इशू करता है, और उसी पॉइंट में नीचे बोला गया कि अगर उसको रिडक्शन ऑफ क्रेडिट करना है तो वो आईएसडी क्रेडिट नोट इशू करता है। क्रेडिट नोट से क्या होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई भी कम हो जाती है और आईटीसी भी कम हो जाता है, तो उसको अगर किसी का रिडक्शन करना है क्रेडिट, तो रिडक्शन करने के लिए आईएसडी क्रेडिट नोट इशू करेगा। पॉइंट नंबर 6 बोलता है कि अगर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है, जो भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है इन अ पर्टिकुलर मंथ, वो उसी सेम मंथ में ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट वाला पॉइंट बोलता है कि जो भी अपना आईएसडी है वो मंथली जीएसटीआर 6 फाइल करता है, और जो रेसिपिएंट है उसको उसके 2A में दिख जाता है। अब तो 2B हो गया है, तो 2A 2B में दिख जाता है। अब तो 2B है मेन डॉक्यूमेंट, तो उसको उसके 2B में दिख जाएगा, वहां पे आप एडिट कर सकते हो, 2B कर देना। और उसके बाद में एन आईएसडी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एन एनुअल रिटर्न, तो एनुअल रिटर्न की इसको जरूरत नहीं पड़ती।
पॉइंट नंबर 8 अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें बोला गया कि आईएसडी कैन नेवर रिसीव एन इनवॉइस ऑन व्हिच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम। तो अगर मैं आईएसडी हूं तो मैं आरसीएम वाला कोई भी यहाँ पे इनवॉइस नहीं ले सकता, ठीक है, ये आईएसडी नहीं ले सकता। उसके बाद में पॉइंट नंबर 9 है, इस कड़ी का लास्ट है, उसके बाद देख लो सेक्शन 21 चालू होगा। सेक्शन 9 में बोला गया, पॉइंट 9 में बोला गया कि अगर इशू ऑफ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की बात है। अब एक बात समझना, मैं आईएसडी हूं और मुझे सप्लायर ने एक डेबिट नोट दिया, डेबिट नोट से क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई बढ़ जाता है और आईटीसी भी बढ़ जाता है। अब अगर मैं आईएसडी हूं, मेरे पास आईटीसी बढ़ गया, तो ये एडिशनल आईटीसी भी मैं अपने रेसिपिएंट्स को बांटूंगा। और कैसे बांटूंगा, तो इन डेबिट नोट पे जो एडिशनल आईटीसी बांटना है वो सेम रेशियो में बांटना होगा जिस रेशियो में ओरिजिनल इनवॉइस का मैंने आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट किया था। अगर ओरिजिनल इनवॉइस का आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट किया था 1:1:2 के रेशियो में, तो डेबिट नोट का जो एडिशनल आईटीसी है ये भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 1:1:2 के रेशियो में। सिमिलर लाइंस पे क्रेडिट नोट की बात करते हैं। अगर सप्लायर ने क्रेडिट नोट दिया मुझे आईएसडी को, तो उससे क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई कम होगी, मेरी क्रेडिट कम हो जाएगी, मेरी क्रेडिट रिड्यूस होगी, तो मैं वहां पे अपने रेसिपिएंट्स की 3 ऑफिस की उनकी भी मैं क्रेडिट कम कर दूंगा। कैसे कम करूंगा, मुझे क्रेडिट नोट इशू हुआ, मैं भी क्रेडिट नोट इशू करूंगा, लेकिन किस रेशियो में कम करूंगा, जिस रेशियो में ओरिजिनल इनवॉइस में मैंने क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, मैंने 1:1:2 के रेशियो में क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो अब रिडक्शन भी करूंगा 1:1:2 के केस में, 1:1:2 के रेशियो में, ठीक है। ये तब होता है जब मुझे किसी ने क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट दिया, तो मैं आगे जब बढ़ाता हूं तो मैं उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। अगर एडिशनल देता हूं तो उसी रेशियो में, रिड्यूस करता हूं तो उसी रेशियो में। अब उससे रिलेटेड नीचे ग्रे वाला पॉइंट है, मैंने हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट लिखा है। देखो क्रेडिट नोट के केस में क्या होता है, अब मान लो मुझे इन तीनों ऑफिस को कुछ क्रेडिट देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसमें से मैं क्रेडिट नोट वाला माइनस अमाउंट कर दूंगा, रिड्यूस कर दूंगा, तो नेट जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट इतना करना था, रिड्यूस इतना करना था, तो नेट करके मैं इतना उनको बांटूंगा। लेकिन मान लो किसी मंथ में उनको डिस्ट्रीब्यूट कुछ भी नहीं करना है, देना कुछ भी नहीं है, बस रिड्यूस करवाना है, तो जीरो में से आप रिड्यूस कराओगे, माइनस कराओगे, तो आंसर तो माइनस ही आएगा ना। तो ऐसा जो एक्सेस रिडक्शन वाला अमाउंट है, दिस अमाउंट इज टू बी एडेड टू दी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ये वाला पॉइंट था, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ये बता दिया। उसके नीचे इन्होंने बोला कि अभी कोई रॉन्ग क्रेडिट बांट दिया और अब मेरे को रिड्यूस करवाना है, तो उसमें रेशियो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मान लो मैंने कोई ऑफिस नंबर 2 है और उसको मैंने गलती से 35,000 का एक्सेस क्रेडिट दे दिया, तो उसमें मेरे को ये 1:1:2 करने की जरूरत नहीं है। जिसको भी मैंने जितना भी एक्सेस दिया है उतना मैं डिडक्शन कर सकता हूँ क्रेडिट नोट इशू करके, और अगर मेरे को कम दिया है, ज्यादा देना है, तो मैं डेबिट नोट देके कर सकता हूँ, ठीक है। वहां पे मेरे को रेशियो की जरूरत नहीं लगती। रेशियो की जरूरत तब लगती है जब मुझे किसी ने दिया है, मुझे सप्लायर ने दिया है ओरिजिनल इनवॉइस के सामने, और मुझे भी आगे बढ़ाना है, तो मैं उस रेशियो में बांटता हूँ। तो ये था पॉइंट नंबर 9। ये आईएसडी का सेक्शन 20 यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद सेक्शन 21 लल्लू सा 2 मिनट का सेक्शन है। यहाँ पे बोला गया कि जो भी अगर आईएसडी ने गलती से एक्सेस क्रेडिट बांट दिया, वो तीनों में से कोई भी ऑफिस को या तीनों को, तो रिकवरी ऑफ एक्सेस क्रेडिट के लिए इन्होंने बोला। सेक्शन 21 बोलता है जो भी यहाँ पे रेसिपिएंट को एक्सेस क्रेडिट मिल गया है, उससे वो एक्सेस क्रेडिट रिकवर किया जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। गवर्नमेंट वहां पे रिकवर करेगी, आईएसडी नहीं, गवर्नमेंट रिटर्न करेगी, रिकवर करेगी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। और यहाँ पे सेक्शन 73-74 के प्रोविजंस भी चलाए जाएंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो सेक्शन 73-74 के प्रोविजंस भी उनके अगेंस्ट चलाए जाएंगे। इसको लेकर के एक सर्कुलर भी आया था। वो सर्कुलर में 3 बातें बोली। पहले तो ये बोला कि अगर भाई किसी भी रेसिपिएंट के पास में गलती से क्रेडिट चला गया, तो वो वॉलेंटरीली आगे आना चाहिए, खुद से सामने से आना चाहिए और एक्सेस क्रेडिट का अमाउंट डिपॉजिट कर देना चाहिए अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है, तो सर्कुलर का दूसरा पॉइंट बोलता है कि भाई उनके अगेंस्ट जो भी एक्सेस क्रेडिट लेके बैठा है, उनके अगेंस्ट नेसेसरी प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी अंडर सेक्शन 73 और 74। और लास्टली ये बोला गया सर्कुलर में कि भाई आईएसडी को भी नहीं छोड़ा जाएगा और आईएसडी के अगेंस्ट भी एक जनरल पेनल्टी चलाई जाएगी, जनरल पेनल्टी उसके अगेंस्ट इंपोज किया जाएगा। तो ये सारे प्रोविजंस थे आईटीसी के। यहाँ पे हमने 5 सेक्शंस कवर किए। सेक्शन 16 के बाद 18, 19, 20 एंड 21। बीच में जो सेक्शन 17 बचा है वो मुझे पता है, साथ में ग्रुप 42 एंड 43 भी बचा है, तो मैं वो उसको फटाफट से तुमको बना के नेक्स्ट 2 to 3 डेज के अंदर मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसके नोट्स रेडी करके वो भी तुमको दे दूंगा। इससे तुम्हारा आईटीसी चैप्टर कवर हो जाएगा। सो दिस वाज इट। आईटीसी का पार्ट 1 यहाँ पे खत्म होता है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर स्टडी टाइम। अच्छे से पढ़ाई करना भाई, अभी पूरी जान डाल दो, बहुत कम टाइम बचा है, लगभग अराउंड 1 महीना 10 दिन के आसपास है, तो इसको अच्छे से यूटिलाइज करना। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून इन अनदर रिवीजन वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।